अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। ये हमारी आज की वीडियो होगी। और इस वीडियो में बेसिकली मैंने किया कुछ यूँ है कि आपके जितने भी लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं ना इस दफ़ा आपके मिड टर्म के हवाले से, इस दफ़ा क्योंकि आपके मिड टर्म में 1 से 18 लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं और फाइनल में 19 से लेकर 45 तक। तो क्योंकि जो प्रीवियस आपके पास फाइल्स हैं ना, लाइक माज और वकार सिद्धू वगैरह की फाइल्स, तो उनमें जो रीज़न है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि उसमें बेसिकली 1 से लेकर 22 लेक्चर्स तक एमसीक्यूज जो है ना प्रोवाइडेड हैं। ठीक है। जबकि हमने तो प्रिपरेशन करनी है 1 से लेकर 18 लेक्चर्स तक मिड टर्म के अंदर। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली मैंने इसके अंदर आपके आल जितने भी ओवर ऑल ओवर जो लेक्चर्स हैं उनमें हर लेक्चर में से तकरीबन 10 एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना बनते थे, वो मैंने बना के इस तरह से फाइल में जो है ना प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। और इसको हम वन बाय वन रीड भी करेंगे और साथ में जो इनके रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और मेरे पास मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लाइक CS304 मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आपका सब्जेक्ट है CS304 का तो वो आप जाके वॉच कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक वो 2 आवर्स की वीडियो है, लेकिन ये है कि अगर वो एक दफ़ा आप वॉच कर लेते हैं तो दूसरे कोई पेपर्स वगैरह रीड करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने ओवरऑल ऑल टू ऑल जो कंसेप्ट थे ना वो क्लियर करवाए हैं। क्योंकि होता है ना बात तो आपको जो है ना एमसीक्यूज वो इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है, कुछ स्टेटमेंट्स को चेंज कर दे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एज इट इज़ जैसे हम एमसीक्यूज रीड कर रहे हैं वैसे के वैसे ही आ जाए एग्जाम में। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट बेसिस पर पेपर्स होते हैं। तो उस हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए ये आसानी होगी पेपर को अटेम्प्ट करने की भी। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है वो ज़रा देखें। जो फर्स्ट लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर। ये हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, तो मैंने यही बना लिया कि बेसिकली डीबीएमएस स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो बेसिकली इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो आई होप सो कि आपको भी पता होगा कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसे हम बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका करेक्टेड आंसर है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियरली नजर आए। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस अप्रोच ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। कि बेसिकली जो डेटाबेस का एडवांटेज हमारे पास क्या है डेटाबेस अप्रोच की ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, अगर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हो। रेड्यूडेंसी एंड इनकॉन्सिस्टेंसी, इम्प्रूव डाटा शेयरिंग, प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, बोथ बी एंड सी। तो इसमें हमारे पास जो अप्रोच ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम करते हैं तो वो होती है बेसिकली रेड्यूडेंसी एंड इनकॉन्सिस्टेंसी, और साथ में हमारे पास प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस भी इसमें इंक्लूडेड होता है। सॉरी, इम्प्रूविंग डाटा शेयरिंग, इसके साथ हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। और प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंट, कि हमारा डाटा जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों ही इसका करेक्टेड आंसर है, तो डी इसका करेक्टेड आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज देख लें जी। व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए डीबीएमएस। कि हमारे पास प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है डीबीएमएस का वो क्या होता है। तो वो बेसिकली होता है स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा, प्रोवाइडिंग ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी। तो बेसिकली डीबीएमएस यूज करने का हमारा मेन पर्पज यही होता है कि हम डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें और यूजर फ्रेंडली बना सकें, और जब चाहे यूजर उसको एक्सेस कर सके। स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा, के स्टोरेज भी उसकी कर सकें और उसको जब रिट्राइव करना चाहें हम रिट्राइव भी उसको कर सकें। तो ऑल ऑफ द अबव इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है कोई एमसीक्यूज कि जिसके अंदर ये दोनों प्रोवाइडेड ना हो और जस्ट ये हो स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा, बाकी कोई और ऑप्शंस हो, तो जाहिर सी बात है जो इनमें से आपको वहां पर प्रोवाइडेड मिलेगा उसको आपने
सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर इनमें से मिल जाए तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये मिल जाए इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों ही अवेलेबल है, ठीक है, और ये आपके पास अगर आ जाए डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो देख लें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेसेस व्हाट डज द टर्म स्कीमा रेफर टू। बेसिकली स्कीमा जो होता है ना, ये होता है ब्लूप्रिंट होता है डेटाबेस स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड, कि हमारे पास जो बेसिकली डाटा तो हमारे पास आ गया, अब वो नेक्स्ट हम पे डिपेंड करता है कि हमने डेटाबेस के अंदर उसको किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे के साथ इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 का करेक्टेड आंसर होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या होता है ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का? डाटा रिड्यूडेंसी, हाई डाटा इंटेग्रिटी, बेटर सिक्योरिटी, इम्प्रूव डाटा शेयरिंग। तो ये डाटा रिड्यूडेंसी जो होते हैं ना, ये बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। तो उसके अंदर डाटा रिड्यूडेंसी को अचीव हम नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इसका करेक्टेड आंसर होगा ए, ठीक है। Which term describes the process of ensuring that only authorized user have access to data? अब बेसिकली ये टर्म किस तरह से डिस्क्राइब हो रही है कि प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम ये इंश्योर करें कि ओनली अथोराइज्ड यूजर, जो अथोराइज्ड होगा वही डाटा को एक्सेस कर सके, अदरवाइज कोई सेकंड पर्सन या कोई और पर्सन, अदर पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो उसके हवाले से क्या है हमारे पास? डाटा इंटीग्रिटी, डाटा सिक्योरिटी, डाटा शेयरिंग, डाटा रिडंडेंसी। तो ये बेसिकली डाटा सिक्योरिटी के जुमरे में आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है तो हम क्या उसको ऑथोराइज्ड बना देते हैं कि किस पर्सन ने इसको बेसिकली एक्सेस करना है। उसके लिए हम उसका कोई लॉगिन आईडी वगैरह, लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, असाइन कर देते हैं, ठीक होगा। तो नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सिस्टम स्टोर्स डाटा एंड मैनेजेस डाटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कौन से सिस्टम होते हैं जो स्टोर करते हैं डाटा को एंड मैनेज करते हैं डाटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो ये डीबीएमएस होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसके अंदर डाटाबेस को हम बेसिकली मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इसका करेक्टेड आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस को कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ना डिफाइन करती है करेक्टली, ठीक है। डाटा इज स्टोर्ड इंडिपेंडेंटली इन ईच एप्लीकेशन, डाटा इज स्टोर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रोग्राम दैट यूज द डाटा, डाटा इज स्टोर्ड इन एन इंडिपेंडेंट डेटाबेस, डाटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डाटा मॉडल। तो इसका जो हमारे पास करेक्टेड आंसर है वो है डाटा इज स्टोर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रोग्राम्स दैट यूज द डाटा। उन प्रोग्राम के लिए ये स्टोर कर लेता है डाटा को इंडिपेंडेंटली जो इसके डाटा को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम इन ए डेटाबेस सिस्टम रेफर्स टू, कि अगर हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो है ना क्रिएट कर दें डेटाबेस के अंदर एट ए सेम टाइम, तो ये किस चीज़ को रेफर करता है? तो ये बेसिकली होता है डाटा कंकरेंसी, ठीक है ना। एक ही वक्त में मल्टीपल एग्जीक्यूशन को जो है ना हैंडल करना डाटा कंकरेंसी के हवाले से होता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, लेक्चर नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब ये जो ये लेक्चर है ना, ये बेसिकली डाटा और इंफॉर्मेशन के हवाले से है। तो इसके अंदर मैंने एमसीक्यूज भी उनके अकॉर्डिंगली ही बनाए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब डाटा एंड इंफॉर्मेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर एक और बात गौर तलब है कि जब मैंने एमसीक्यूज बनाया तो उनमें बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी इसमें कवर्ड हो रहे हैं। लाइक अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो बयान करें, तो आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा क्या होता है? Data is processed while information is raw. Data is raw while information is processed. Data is always textual while information is numerical. Data is numerical while information is textual. तो बेसिकली जो डाटा होता है ना ये raw होता है,
ठीक है ना, हमारे पास डाटा कोई आया और उसको जब हम प्रोसेस्ड कर देंगे, उस पर अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या कोई भी फंक्शन वगैरह परफॉर्म करने हैं, तो उसको परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्टेंट डाटा आता है उसको हम प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं या इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास जो बी है ना, इसका करेक्टेड आंसर होगा डाटा इज रॉ वाइल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, कि इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसेस्ड किया होता है, किसी डाटा से प्रोसेसिंग होकर जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाटा। यहाँ पर अब डाटा के एग्जांपल क्या है, अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम्स, रॉ फिगर्स इन स्प्रेडशीट, अ समरी रिपोर्ट, अ डेटाबेस स्कीमा। तो ये बेसिकली रॉ फिगर्स इन स्प्रेडशीट, लाइक हमारे पास कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम रॉ ओनली डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसको हम कोई कैलकुलेशंस वगैरह या उस पर कोई फंक्शंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, सॉर्टेड वगैरह भी हम प्रोवाइडेड नहीं करते। तो ये बेसिकली हमारे पास डाटा कहलाएगा। जब हम इस पर फंक्शन वगैरह परफॉर्म करेंगे और उसके रिजल्ट में कोई इंफॉर्मेशन हमें गैदर होगी तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, वो प्रोसेस डाटा होगा ना, क्योंकि। ठीक है, तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। अब नेक्स्ट देख लें, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3। तो इसमें देखें, व्हेन रॉ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल इट इज रेफर टू एज। तो बेसिकली जब हमारे पास ये बेसिकली जो एमसीक्यूज हैं ये हैं तो सेम टाइप के, ठीक है ना, डाटा और इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हमारे पास बात हो रही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है ना इसका डिफरेंट है। ठीक है ना, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपसे कोई इंस्ट्रक्टर ना मिड टर्म के एग्जाम में कंसेप्ट बेसिस पर किसी तरह से भी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर व्हेन रॉ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, जब हम रॉ डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो एंड प्रोसेस टू मेक इट इन मीनिंगफुल, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं और एक मीनिंगफुल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज़ को हम किसके साथ रेफर करते हैं, एब्सोल्युटली हम इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाएगी। नेक्स्ट देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन्फॉर्मेशन। कौन सी जो है ना हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रू है इंफॉर्मेशन के हवाले से। इट इज डाटा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड मेड मीनिंगफुल। पहले भी हमने ये स्टेटमेंट राइट की, रॉ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस टू मेक इट मीनिंगफुल, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एंड डाटा दैट इज समराइज्ड एंड यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये देखिए, अब है तो वही बात पूछी जा रही, लेकिन हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, तो ये बी होगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी बेसिकली। तो विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट डाटा सच एज इट्स सोर्स, व्हेन इट इज वाज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज यूज्ड। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो हम टर्म इसके लिए यूज करते हैं मीटा डाटा। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। यहाँ से हमारे पास कौन सी है स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। कस्टमर फीडबैक स्टोर्ड इन ए डाटाबेस, रॉ सेल्स नंबर फॉर ए क्वार्टर, एंड रिपोर्ट समराइजिंग सेल्स बाय रीजन, अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आईडीज। तो अ रिपोर्ट समराइजिंग सेल्स बाय रीजन, फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंट रीजन से कुछ डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है ना, अब हम उसको करते क्या है, समराइज करते हैं और एक उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं एज ए रीजन। ठीक है ना, रीजन वाइज। तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्टेड आंसर होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन टाइपिकली इन्वॉल्व्स। तो जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर, तो उसको मेन जो वहाँ पर काम हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर डाटा हमारे पास प्रोसेस हो रहा है। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देख लें, डाटा that is directly used by end user in decision making process is referred to as, कि हमारे पास जो डाटा दैट इज डायरेक्टली यूज्ड बाय एंड यूजर, कि जो एंड यूजर जो है ना उसको यूज कर सकता है और डिसीजन मेकिंग कर सकता है उस प्रोसेस पर, तो वो किस चीज को रेफर करता है, एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये भी हमारे पास करेक्टेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मीटा डाटा। यहाँ पर मीटा डाटा की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है। अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, डाटा टाइप्स इन ए डाटाबेस, लास्ट मॉडिफाइड डाटा ऑफ ए डॉक्यूमेंट, सेल्स नंबर फॉर
Q1। तो ये बेसिकली डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। इसमें देखें जरा, बेसिकली व्हाट डज द एक्सटर्नल व्यू इन डेटाबेस आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली डेटाबेस आर्किटेक्चर के रिलेटेड है, ठीक है, लेक्चर। और इसके अंदर व्हाट डज द एक्सटर्नल व्यू इन डेटाबेस आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स, जो हमारे पास एक्सटर्नल व्यू होता है वो क्या करता है बेसिकली आर्किटेक्चर, वो डेटाबेस आर्किटेक्चर के अंदर रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा, द यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस, द डेटाबेस स्कीमा, द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है द यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस, के डेटाबेस को हम यूजर्स के लिए किस तरह से व्यू करवाएंगे। ठीक हो गया, बी करेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है। एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो कंपोनेंट है ना डी, ये हमारे पास रिलेशनल स्कीमा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। अब यहाँ पर आपने ये भी माइंड में रख लेना है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, के थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के आपको नेम पूछ लिए जाए तो आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। ठीक है ना, ये तीन नेम है, ठीक है, ये माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं जी, द कंसेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब्स। जो हमारे पास कंसेप्चुअल स्कीमा होता है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्डवेयर, the overall logical structure of the database, the user's view of the database और the detailed physical storage structure। तो ये बेसिकली होता है कि ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, के हमने किस तरह का लॉजिक क्रिएट करना है हमारे डेटाबेस के अंदर, के डाटा हमारे पास डाटा तो आ गया, तो उसके अंदर जो हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वो किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास होता है बी करेक्टेड आंसर इसका हो जाएगा। ये होता है कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है, ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। विच लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर डील्स विद द एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा, कि कौन सा जो है ना डाटाबेस का आर्किटेक्चर, कौन सा लेवल जो होता है वो एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है या उससे डील करता है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, नन ऑफ द अबव। तो ये बेसिकली हमारे पास इंटरनल लेवल का होता है। ठीक है, सी इज करेक्टेड आंसर। एंड द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज यूज टू, ये जो हमारे पास थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर होता है इसको हम किस चीज के लिए यूज में लाते हैं, इंश्योर डेटाबेस सिक्योरिटी, सेपरेट यूजर एप्लीकेशन फ्रॉम द फिजिकल डेटाबेस, इंप्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस, प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर डेटाबेसेस। तो ये बेसिकली थ्री स्कीमा का मेन पर्पज यही होता है कि हम इसके थ्रू जो है ना किसी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और बेसिकली ये सेपरेट भी करता है एप्लीकेशन को फ्रॉम द फिजिकल डेटाबेस। ठीक है ना, लेट से हमने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसको जो है ना डेटाबेस के साथ हमें सेपरेटली कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है ना, उसके साथ इसका मकसद क्या होता है कि हम एप्लीकेशन हमारी सेपरेट है, डेटाबेस सेपरेट है, और ओवर द पीरियड अगर हम नेक्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को जो है ना यूजर फेस जो है ना उसको चेंज करना जो तो कर सकते हैं, डेटाबेस हमारे पास रिमेन सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 का करेक्टेड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 6। सो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास देखते जरा, विच स्कीमा डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर डेटाबेस फॉर ए कम्युनिटी ऑफ यूजर्स, के कौन सा स्कीमा जो है ना डिफाइन करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉर इंटायर डेटाबेस फॉर ए कम्युनिटी यूजर्स। तो ये बेसिकली हम प्रीवियस भी रीड करके आए हैं यहाँ पर, आई थिंक लॉजिकल, ये द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ये किस चीज़ को असाइन करता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली ये कंसेप्चुअल स्कीमा जो है ना इसका बी करेक्टेड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्सटर्नल स्कीमा। जो हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा होता है इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, टू डिफाइन हाउ डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली, टू डिस्क्राइब द इंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर,
टू प्रोवाइड ए यूजर स्पेसिफिक व्यू ऑफ द डाटा टू ऑप्टिमाइज द डाटाबेस। तो ये हमारे पास जो एक्सटर्नल स्कीमा होता है ना, इसका मकसद पर्पस यही होता है कि हम टू प्रोवाइड ए यूजर स्पेसिफिक व्यू ऑफ द डाटा, कि यूजर अपने अकॉर्डिंगली कोई स्पेसिफिक व्यू इसके साथ अटैच कर सकता है और अपने अकॉर्डिंगली इस डाटा को यूज कर सकता है। ठीक है, टू प्रोवाइड ए यूजर स्पेसिफिक व्यू ऑफ द डाटा। C is corrected answer. Which level of the database architecture is responsible for hiding the details of physical storage from the users? तो ये कौन सा लेवल होता है डाटाबेस का, के जो डाटाबेस आर्किटेक्चर का जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा की जो डिटेल्स हैं उनको हाइड करने के लिए और फिजिकल स्टोरेज फ्रॉम द यूजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें आपने माइंड में रखनी है। द इंटरनल लेवल इन द डाटाबेस आर्किटेक्चर इज कंसर्न्ड विद, के जो इंटरनल लेवल होता है इन द डाटाबेस आर्किटेक्चर इज कंसर्न्ड विद, कि किस चीज के साथ कंसर्न करता है? लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा एक्सेस मेथड्स एंड स्टोरेज, यूजर व्यूज, एप्लीकेशन इंटरफेसेस। तो ये बेसिकली डाटा एक्सेस मेथड्स एंड स्टोरेज। तो ये हमारे पास 20 का करेक्टेड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन दी थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर विच लेवल प्रोवाइड्स ए मैपिंग बिटवीन दी कंसेप्चुअल एंड इंटरनल स्कीमा। तो ये बेसिकली कौन सा होता है कि जो मैपिंग करता है, प्रोवाइड करता है हमें बिटवीन दी कंसेप्चुअल एंड इंटरनल स्कीमास के अंदर। तो ये बेसिकली कंसेप्चुअल स्कीमा होता है हमारे पास। ठीक है ना, सी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 4, एमसीक्यूज विद आंसर्स, और ये हमारे पास है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंटरनल एंड फिजिकल व्यू स्कीमा इन डीबीएमएस। तो ये बेसिकली पर्पस, प्राइमरी फोकस क्या होता है इंटरनल एंड फिजिकल व्यूज स्कीमास इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर, के हमारे पास जो डाटा होता है ना उसको स्टोर करने का जो स्ट्रक्चर है, जिस वे से, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एज ए डाटाबेस लेवल, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बी इज करेक्टेड आंसर। और व्हाट डज डाटा इंडिपेंडेंस इन ए डीबीएमएस इंश्योर, कि ये जो डाटा इंडिपेंडेंस हम बोल रहे थे, इसका बेसिकली ये क्या मकसद होता है, ये क्या इंश्योर करता है डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, तो चेंजेस इन द डाटा स्टोरेज डू नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, द यूजर इंटरफेस इज सेपरेट फ्रॉम द डाटाबेस, डाटा रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ यूजर क्यूरीज, डिफरेंट यूजर्स हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ द डाटा। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है चेंजेस इन द डाटा स्टोरेज डू नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि अगर हम लेट से हमारे पास डेटाबेस क्रिएट कर ली हमने और उसके अंदर कुछ हमने डिटेल्स स्टूडेंट के बारे में रखी हुई है। ठीक है ना, और फर्दर जो है ना हम नेक्स्ट टाइम उसकी कुछ डिटेल्स को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो हम अपडेट करेंगे और उसका जो इफेक्ट है ना वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि डाटाबेस एक सेपरेट चीज है, एप्लीकेशन एक सेपरेट चीज है। ठीक है ना, एप्लीकेशन को हम कनेक्ट करते हैं डाटाबेस के साथ, इंटरेक्ट करने के लिए डाटाबेस के साथ। ठीक है, तो चेंज इन द डाटा स्टोरेज डू नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ए इज करेक्टेड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाने बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ए डीबीएमएस, के अब डीबीएमएस का फंक्शन क्या होता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली इसका फंक्शन होता है, फाइल मैनेजमेंट और डाटा एब्स्ट्रैक्शन, यूजर ऑथेंटिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये तीनों नहीं होते, ये हमारे पास होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। बी इज करेक्टेड आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होता है? द एबिलिटी टू चेंज द फिजिकल स्कीमा विदाउट अल्टरिंग the logical schema. Changing the logical schema affects the physical schema. Data remains physical, secure from unauthorized access. Physical data is separated from logical data. तो ये basically significance होता है the ability to change the physical schema without altering the logical, के logical schema को यूज के बगैर हम ability to change the physical schema को हम change कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इज इसका करेक्टेड आंसर है। अब इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज क्लोजेस्ट टू हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड।
कि कौन सा डाटा abstraction जो है ना वो क्लोजेस्ट होता है एक्चुअली, किस तरह से हम डाटा को स्टोर करते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, लॉजिकल लेवल। तो बेसिकली ये इंटरनल लेवल पे होगा ना, क्योंकि इंटरनल लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डाटा को abstract कर रहे हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6, वो देख लें ज़रा। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस? टू मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस? के फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी, टू सिंप्लीफाई द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टू इनेबल्स changes to storage structures without affecting the conceptual schema, to allow multiple users to access data simultaneously। तो ये बेसिकली हमारे पास सी इसका करेक्टेड आंसर है, बिकॉज टू इनेबल चेंजेस टू स्टोरेज, जो हमारे पास फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये यही होता है कि तो बेसिकली फिजिकल डाटा इंप्लीमेंटेशन का हमारे पास पर्पस ये है कि हम टू इनेबल चेंजेस टू स्टोरेज स्ट्रक्चर्स विदाउट अफेक्टिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा, कि हम कंसेप्चुअल स्कीमा को अफेक्ट किए बगैर जो है ना इस हमारे जो स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स है ना उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सी इसका करेक्टेड आंसर है। ये हमारे पास, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, एमसीक्यूज नंबर है 7, और इन विच स्कीमा इज डीबीएमएस स्टोरेज स्ट्रक्चर डिफाइंड? तो हमारे पास इन विच स्कीमा इज डीबीएमएस स्टोरेज स्ट्रक्चर इज डिफाइंड, कौन से स्कीमा के अंदर बेसिकली जो हम स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन करते हैं डीबीएमएस की? तो ये हमारे पास इंटरनल स्कीमा होता है, क्योंकि इंटरनली हम वर्क कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली हमारे डाटा का। तो ये सी इसका करेक्टेड आंसर होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डाटा एब्स्ट्रैक्शन? डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर दुरुस्त है? द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फिजिकल डाटाबेस फ्रॉम द यूजर, अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, टू यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस फ्रॉम डाटाबेस क्यूरीज, अ टेक्निक फॉर कंप्रेसिंग डाटा। तो ये बेसिकली इसका मेन जो पर्पस होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द फिजिकल डाटाबेस फ्रॉम द यूजर, कि जो हमारी फिजिकल डाटाबेस होती है ना उसकी कम्प्लेक्सिटीज और डिटेल जो हमने हाइड की होती हैं उसको यूजर से दूर रखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्टेड आंसर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास देख लें, विच व्यू आर लेवल ऑफ डीबीएमएस प्रोवाइड्स ए ग्लोबल व्यू ऑफ द इंटायर डाटाबेस, कि कौन सा लेवल जो डीबीएमएस का है वो हमें ग्लोबल व्यू प्रोवाइड करता है इंटायर डाटाबेस का? तो वो हमारे पास होता है कंसेप्चुअल व्यू, कि जब कंसेप्चुअल व्यू हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर बेसिकली हम लॉजिकली सारा मतलब कि उसको क्रिएट करते हैं कि डाटा किस तरह से किस डाटा के साथ इंटरेक्ट करेगा और किस तरह से प्रोसेस्ड होगा डाटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू होता है, डी इज करेक्टेड आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट इज वन ऑफ द रोल्स ऑफ द इंटरनल स्कीमा, कि हमारे पास जो इंटरनल स्कीमा होता है इसका कौन सा मेन रोल होता है? defining how data is stored in the database, interfacing with the users, managing user permissions, defining the data relationships। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है defining how data is stored in the database, कि ये हमारे पास बताता है कि हमने डाटा को किस तरह से डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो डिफाइनिंग हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन द डाटाबेस, ये इज करेक्टेड आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 5 बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके एमसीक्यूज वगैरह देख लें ज़रा। विच फेज इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स फॉर ए डाटाबेस सिस्टम, के हमारे पास कौन सा फेज होता है जो इन्वॉल्व होता है अंडरस्टैंडिंग द यूजर रिक्वायरमेंट के, जिसके अंदर यूजर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होते हैं? इम्प्लीमेंटेशन फेज, प्रिलिमिनरी स्टडी, डिज़ाइन फेज, टेस्टिंग फेज। तो प्रिलिमिनरी स्टडी जो हमारे पास, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर भी जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारे पास फेज होता है ना, जिसके अंदर हम प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि किस तरह से बेसिकली हमारी एप्लीकेशन ने इंटरेक्ट करना है। और तो बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या है कि जब भी हम कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो उसके अंदर हम उस सिस्टम के बारे में पहले तो स्टडी करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं हमारे पास, और कहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बी हमारे पास इसका करेक्टेड आंसर होगा।
और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी, जिसको हम बेसिकली डीएफडी बोलते हैं। और डाटा फ्लो डायग्राम्स का पर्पस क्या होता है? टू डिजाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, to depict how data moves through a system, to represent user interface, to perform data normalization। तो ये बेसिकली होता है डाटा फ्लो डायग्राम जो होते हैं ना, इनका पर्पस होता है टू डिपिक्ट हाउ डाटा मूव्स थ्रू ए सिस्टम, कि डाटा किस तरह से सिस्टम से मूव करेगा, किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्टिविटी डाटा की दिखाने के लिए हम डीएफडी डायग्राम का यूज में लाते हैं। तो बी इज करेक्टेड आंसर। और डाटा फ्लो डायग्राम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बेसिकली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इमेज मैंने बेसिकली फाइंड की है जो सिंपल इमेज है, आपको ये ओवरव्यू दिलाने के लिए कि बेसिकली डाटा फ्लो डायग्राम किस तरह से बनाई जाती हैं और किस तरह से वर्क करती हैं, और इनमें क्या क्या हम शो करवाते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास एक आई थिंक शॉपिंग सिस्टम का जो है ना वो डाटा फ्लो डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, कस्टमर है, शॉपिंग कार्ट है, ऐड टू कार्ट। तो ये हमारे पास बेसिकली डाटा के फ्लो को यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हमारे पास कस्टमर होगा। कस्टमर क्या करेगा, सिलेक्ट आइटम, उसको एक हम व्यू देंगे जिसके थ्रू वो किसी आइटम को सिलेक्ट कर सकता है। सिलेक्ट करने के बाद जो उसको जो है ना आएगी, मतलब पसंद आए उसको प्रोडक्ट, तो वो उसको कार्ट में ऐड कर देगा। कार्ट आइटम, शॉपिंग कार्ट वहाँ पर हम एक क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू वो यूज़र के जो कस्टमर के जो कार्ट शॉपिंग कार्ट्स हैं उनको मैनेज करेगा। आइटम डिटेल्स, यहाँ पर हमारे पास शॉपिंग कार्ट में आइटम की डिटेल भी होगी। और उसके बाद चेकआउट होगा। चेकआउट में बेसिकली क्या होगा कि वो हमारा ऑर्डर कंफर्म्ड होगा। और उसके बाद क्या होगा, कलेक्ट पेमेंट। तो पेमेंट होगी। पेमेंट हमारे पास ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। तो पोस्ट पेमेंट पेमेंट शो होगी उसको यूज़र को। और उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ हम बेसिकली इसको कनेक्ट करेंगे ताकि उस कंपनी के थ्रू हम पेमेंट्स को रिसीव कर सकें। ठीक है। तो रिसीव मनी, पोस्ट पेमेंट, यहाँ पर हमारी जो है ना पेमेंट पोस्ट होगी। और यहाँ पर बेसिकली इसकी एक, तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास एक तो पोस्ट पेमेंट यहाँ पर हुई और उसके बाद रिसीव मनी। यहाँ से हमने मनी को रिसीव करना है, कलेक्ट पेमेंट। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक रेसिपिएंट बनाई जाएगी जो कि कस्टमर को सेंड होगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास उसका फ्लो है। और उसके बाद क्या होगा बेसिकली, जब यस कर देगा यूज़र पेमेंट के लिए, तो उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर इन्फो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को चला जाएगा। और ऑर्डर इशू, शिपिंग रिक्वेस्ट हमारे पास चली जाएगी। ठीक है। तो शिप होने के बाद प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचा दी जाएगी। तो ये बेसिकली इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने आपको देना चाहा। तो आई होप सो कि आपको जो है ना इसकी क्लैरिफिकेशन होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम। कि हमारे पास कौन से, वैसे तो बेसिकली हमारे पास तीन किस्म की जो है ना डाटा फ्लो डायग्राम्स आई थिंक होती हैं, जिनके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम और लॉजिकल। और सिस्टम डीएफडी बेसिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो ये हमारे पास इसका करेक्टेड आंसर है, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ विच इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इन डेटाबेस डेवलपमेंट व्हाट डज ए प्रिलिमिनरी स्टडी फोकस ऑन, के जो हम प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं उसका मेन फोकस क्या होता है, डेटाबेस कोडिंग, डिफाइनिंग द सिस्टम ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स, नॉर्मलाइजिंग द डेटाबेस, इम्प्लीमेंटिंग द डेटाबेस सिक्योरिटी। तो बेसिकली जो इसका पर्पज होता है ना, मेन फोकस होता है वो ये होता है कि डिफाइनिंग द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, के बेसिकली सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है और सिस्टम किस तरह से इंटरेक्ट करेगा यूजर के साथ। ठीक है। तो ये इसका मेन फोकस होता है। तो बी इस इसका करेक्टेड आंसर है। और नेक्स्ट हमारे पास देख लें, विच टूल इज प्राइमरली यूज ड्यूरिंग द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस टू मॉडल डाटा फ्लोज। कौन सा जो है ना प्राइमरी तौर पर हम जो है ना डेटाबेस डिज़ाइन को डेटाबेस डिज़ाइन का प्रोसेस मॉडल क्रिएट करने के लिए जो फ्लोज क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस टूल को, उसको हम कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, बेसिकली डीएफडी, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज में भी मैंने आपको ये बताया। ठीक है।
और ये इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए लॉजिकल डीएफडी फ्रॉम ए फिजिकल डीएफडी। कि हमारे पास लॉजिकल डीएफडी और फिजिकल डीएफडी में क्या बेसिकली डिफरेंस पाया जाता है। Logical DFD shows what the system does. Physical DFDs show how the system does it. ठीक है, तो ये बेसिकली इज हमारे पास जो है ना इसका करेक्टेड आंसर है, क्योंकि ना बेसिकली लॉजिकल डाटा फ्लो में क्या होता है कि लॉजिकल डीएफडी शोज व्हाट द सिस्टम डज। कि सिस्टम बेसिकली हम जब क्रिएट करेंगे तो वो इस लॉजिकली इस डाटा के साथ क्या करेगा, क्या इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जबकि फिजिकली डीएफडी बनाने का जो हम फिजिकली क्रिएट करते हैं कोई भी डायग्राम, तो उसका मकसद होता है कि शो हाउ दी सिस्टम डज इट। कि सिस्टम बेसिकली हमारे पास किस तरह से इस डाटा को प्रोवाइड करेगा। लाइक ये हमारे पास डायग्राम है ना, तो ये अब कस्टमर को तो नहीं पता कि बैकग्राउंड में एप्लीकेशन के क्या हुआ, ठीक है ना। उसने तो जस्ट सिलेक्ट किया आइटम को और उसके बाद उसके पास एक रेसिपिएंट आई, रसीद, उसके बाद एक टोकन या कोई रसीद वगैरह आई जिसको उसने पे किया, उसके थ्रू उसने पेमेंट कर दी, ठीक है ना। तो यूज़र के लिए बेसिकली ये आसानी होगी और उसको जो सिस्टम की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको उनको सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यही पर्पस होता है। ये कहाँ गया, ये हमारे पास फिजिकल डीएफडी का, ठीक है। तो ए इज करेक्टेड आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ए डीएफडी। डीएफडी के अंदर कौन से जो है ना टर्म यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होती। प्रोसेसेस, डाटा स्टोर्स, डाटा फ्लोज और डाटाबेस स्कीमा। तो ये जो हमारे पास होता है ना डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम, इसमें डाटाबेस स्कीमा जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं होता। डाटा फ्लोज हमारे पास होते हैं, डाटा स्टोर्स के कहाँ पर हम डाटा स्टोर करेंगे, कहाँ कहाँ पर डाटा बेस हमारे पास बनाई जाएगी, और प्रोसेस के हमारे पास प्रोसेस किस तरह से होगा डाटा वो भी बताया जाता है, लेकिन डाटाबेस स्कीमा वहां पर इंक्लूड नहीं होता। तो डी इज करेक्टेड आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाट डज ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इन डीएफडी रिप्रेजेंट। कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है डीएफडी के अंदर वो क्या हमारे पास रिप्रेजेंट करती है, दी एंटायर सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट इन ए सिंगल प्रोसेस, detailed data flows within the system, the physical layout of the database, user interactions with the system. तो ये basically is corrected answer, the entire system and its environment in a single process, ठीक है। कि हम एक सिंगल प्रोसेस में सारे जो है ना प्रोसेस को सारे एनवायरनमेंट को सारे सिस्टम को इंक्लूड कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इन डीएफडी के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस डिजाइन फेज। प्राइमरी आउटकम क्या होती है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की डिजाइन फेज के अंदर। फंक्शनिंग डेटाबेस एप्लीकेशन, डिटेल्ड डिजाइन डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाइंग डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली एक डिटेल्ड डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, स्पेसिफाइंग डेटाबेस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करते हैं। ये क्योंकि अभी आपका आई थिंक थर्ड सेमेस्टर है जिसके अंदर ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, या आई थिंक 4 होगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट जाएंगे सेवन्थ सेमेस्टर में, तो आपको जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो तब इन चीज़ों का आपको आइडिया होगा। बेसिकली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वहाँ पर हमें नीड होती है, हमने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देना होता है प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर हमने स्पेसिफाई करना होता है बेसिकली डाटाबेस के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ये सारा जो आप स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 20 का करेक्टेड आंसर है, ठीक है। इन ए डीएफडी व्हाट डज ए डाटा स्टोर रिप्रेजेंट। डीएफडी के अंदर व्हाट डज ए डाटा स्टोर रिप्रेजेंट, कि डाटा स्टोर हमारे पास की क्या रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेरी स्टोरेज फॉर ए डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, एन एक्सटर्नल एंटिटी इंटरेक्टिंग with the system, a permanent storage of data within the system, the flow of data between processes। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो सी है, अ परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा विद इन द सिस्टम। कि ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होती है जिससे हम डाटा को रिट्राइव भी अगेन कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी नहीं होती या टेम्परेरी नहीं होती। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 6, डिटेल्ड डेटा फ्लो डायग्राम एंड डाटा डिक्शनरी। व्हाट इज ए डाटा डिक्शनरी बेसिकली। तो डाटा डिक्शनरी इज
A database design tool, a tool for creating ER diagram, a catalog of all data elements in a database, a report generation tool. तो ये बेसिकली डाटा डिक्शनरी क्या होती है, ये होती है हमारे पास अ कैटालॉग ऑफ ऑल डाटा एलिमेंट्स इन ए डाटाबेस, कि जो हम कैटालॉग क्रिएट कर देते हैं सारे एलिमेंट्स को, जो भी हमारे पास डाटा के एलिमेंट्स हैं डाटाबेस के अंदर, तो उसको हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसके अंदर डाटा के नेम्स होंगे, एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे जो हम उस सिस्टम के अंदर यूज कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन ए डाटा डिक्शनरी, क्या चीज जो है ना डाटा डिक्शनरी के अंदर बेसिकली इंक्लूडेड नहीं होती। तो ये डाटा फ्लो डायग्राम जो है ना वो इंक्लूड नहीं होती। डाटा एलिमेंट साइज, जो हम बेसिकली साइज प्रोवाइड करना होता है वो इंक्लूड होता है। उसकी टाइप इंक्लूड होती है, लाइक इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, किस तरह का डाटा हम स्टोर करवाना चाहते हैं। और नेम भी इंक्लूड होता है कि हमने डाटा का उस एक तो टाइप बतानी होती है, एक नेम बताना होता है, और साथ में उसका साइज बताना होता है, लॉन्ग इंट जो भी आपने बताना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर डाटा फ्लो डायग्राम जो है ना वो वहां पर इंक्लूड नहीं होती। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम, कि हमारे पास डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम बेसिकली क्या होते हैं, टू क्रिएट डाटाबेस, to represent the flow of data within a system, to list out all data elements, to summarize the data flow। तो ये बेसिकली बी इसका करेक्टेड आंसर है, टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा विद इन ए सिस्टम, के जो हमारे पास डाटा होता है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और उसके फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए विद इन ए सिस्टम, के जो सिस्टम हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्टेड आंसर है। विच फेज फॉलोज द क्रिएशन ऑफ ए डिटेल्ड डीएफडी इन डेटाबेस डिजाइन, विच फेज कौन सा फेज जो होता है वो फॉलो करता है क्रिएशन ऑफ डिटेल्ड डाटा फ्लो डीएफडी इन डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है डाटा डिक्शनरी क्रिएशन। जब हम डाटा डिक्शनरी क्रिएशन करते हैं तो उसके अंदर ऑल टू ऑल एलिमेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं जो उसके अंदर हम यूज करने वाले होते हैं डाटा फ्लो डायग्राम के, सॉरी डाटा बेस को बनाते हुए जो हमने यूज करने होते हैं। इन डाटा फ्लो डायग्राम विच सिंबल रिप्रेजेंट्स प्रोसेसेस, तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा जो है ना सिंबल होता है जो प्रोसेस को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास होता है सर्कल। जो सर्कल होता है ना ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डाटा के प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर डाटा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर डाटा प्रोसेस हो के यहाँ पर गया और यहाँ पर अगेन आके यहाँ पर चेकआउट हुआ, चेकआउट के अंदर भी वो क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। और नेक्स्ट इसने डाटा को इधर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होकर यहाँ पर इसको रसीद या कोई भी टोकन वगैरह इसको रिसीव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट डज ए डाटा स्टोर रिप्रेजेंट इन ए डीएफडी, कि डाटा स्टोर क्या हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डीएफडी के अंदर। फ्लो ऑफ डाटा, एक्सटर्नल एंटिटी, स्टोरेज ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो ये बेसिकली डाटा स्टोर, बेसिकली डाटा स्टोर नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हम स्टोरेज ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सीज करेक्टेड आंसर होगा इसका। विच टाइप ऑफ डीएफडी रिप्रेजेंट्स द इंटायर सिस्टम, जो हमारे पास इंटायर सिस्टम, ये अब आप ये भी माइंड में रख लें कि हमारे पास जो होता है ना बेसिकली डाटा फ्लो डायग्राम्स की तीन किस्में होती हैं। ठीक है ना, उनमें हमारे पास होता है एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल 0 और लेवल 1। ठीक है ना, तो जो जो हमारे पास रिप्रेजेंट द इंटायर सिस्टम, जहां पर हम पूरे इंटायर सिस्टम को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास इज करेक्टेड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए डाटा डिक्शनरी, तो डाटा डिक्शनरी का बेसिकली क्रिएट करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमने पहले भी एमसीक्यूज में रीड किया। टू सिंप्लीफाई डाटाबेस डिजाइन, टू मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी, टू डेवलप डाटा फ्लो डायग्राम्स, टू फैसिलिटेट डाटा रिट्राइवल। तो ये बेसिकली होता है टू मेंटेन डाटा कंसिस्टेंट, डाटा कंसिस्टेंट रहे। ठीक है ना, ये ना हो कि हम कोडिंग कर रहे हैं और मतलब कि वहां पर कभी कोई नेम प्रोवाइड कर दिया आपने अकॉर्डिंगली, नहीं, पहले उनको जो भी आप जो है ना डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो उसके एलिमेंट्स को पहले से आप जो है ना कहीं पे राइट कर लें। ठीक है ना, ताकि आपको नेक्स्ट जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में कोई एरर ना आए और कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, तो बी इज करेक्टेड आंसर।
फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। देखें फ्रेंड्स, बेसिकली हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम एक लाइक के भी मुस्तहिक हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपकी इससे हेल्प हो रही है तो आपको भी चाहिए कि आप सपोर्ट करें और इसको वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इससे मुझे भी सपोर्ट हो सके और आपके फ्रेंड्स की भी सपोर्ट हो उसके मिड टर्म की एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। A detailed DFD is usually created in which phase of database design? कि हमारे पास डिटेल्ड DFD जो होता है ना, वो किस फेज के अंदर हम बेसिकली डिज़ाइन करते हैं? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बेसिकली हमारे पास सिस्टम एनालिसिस के अंदर होता है। बी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन इन ए डीएफडी? कि कौन सा रिलेशनशिप जो है ना रिप्रेजेंट करता है बाय लाइन, जो हम लाइन से करते हैं इसके अंदर डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर। प्रोसेस टू प्रोसेस, एंटिटी टू एंटिटी, और डाटा फ्लो बिटवीन प्रोसेसेस, एक्सटर्नल एंटिटी टू डाटा स्टोर। तो ये लाइन से हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली रिलेशनशिप को डाटा फ्लो बिटवीन प्रोसेसेस, कि जो डाटा फ्लो कर रहा होता है बिटवीन प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान, तो उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सी इज करेक्टेड आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, ठीक है। व्हाट इज एन एंटिटी इन एन ईआर मॉडल? ठीक है ना। एंटिटी बेसिकली ईआर एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल के अंदर एंटिटी बेसिकली क्या कहलाती है? अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, अ डाटा टेबल, अ थिंग विद डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस इन द मॉडल। तो इसका सी होगा, क्योंकि देखे ना, आई थिंक विद डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस इन द मॉडल, के जो हमने मॉडल क्रिएट किया है बेसिकली वो थिंग जो उसमें एग्जिस्ट करती है उसको हम बेसिकली नाम दे सकते हैं एंटिटी का, ठीक है। तो सी इज करेक्टेड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इन ए ईआर मॉडल? ठीक है ना। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है जो ईआर मॉडल के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता? तो सिंपल, कंपोजिट, ड्राइव, लॉजिकल। तो ये बेसिकली सिंपल भी होता है, कंपोजिट भी होता है, और ड्राइव जो हम डिफरेंट एट्रीब्यूट से कोई ड्राइव जो है ना एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेते तो वो भी होता है। लॉजिकल, हाँ अलबत्ता लॉजिकल नहीं होता, ठीक है। तो डी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट देख लें, व्हाट डज एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआरडी प्राइमरली डिपिक्ट? डाटा स्टोरेज, डाटा बेस रिलेशनशिप्स, सिस्टम प्रोसेसेस, यूजर इंटरफेसेस। तो इसका जो हमारे पास करेक्टेड आंसर होगा वो होगा डाटा बेस रिलेशनशिप्स। व्हाट डज एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम प्राइमरली डिपिक्ट? कि बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर हम प्राइमरी तौर पर किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वो डाटाबेस के रिलेशनशिप्स के बारे में, कि किस एंटिटी का किस दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 4। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन एन ईआरडी? तो कौन सा बेसिकली सिंबल जो है ना वो हम यूज़ करते हैं जो है रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटी को इन ई आर डी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर? तो इट्स ए रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बेसिकली जो होते हैं ना वो एंटिटी को जाहिर करती है। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास लेट से डाटा फ्लो डायग्राम जो प्रीवियस एग्जांपल है हमारे पास, तो ये क्या है बेसिकली एंटिटीज हैं। ये जो है ना, ये रेक्टेंगल में जो हमारे पास है ये एंटिटी है, ये भी एंटिटी है, ये भी एंटिटी है, और ये भी एंटिटी है, और ये भी एंटिटी। ये बेसिकली प्रोसेसेस हैं, यहाँ इसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं। और एग्जाम से पहले बेसिकली आपने इनकी ये जो डायग्राम्स है ना इनको थोड़ा सा माइंड में ज़रूर रख लेना है और इनको याद कर लेना है कि बेसिकली हम एंटिटी के लिए कौन सी शेप यूज़ करते हैं, और प्रोसेस के लिए कौन सी शेप होती है, और बेसिकली इस तरह जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए जो हम बेसिकली बनाते हैं वो कौन सी शेप होती है, ठीक है ना। वो आई थिंक सॉरी एक्लिप्स होती है, ठीक है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है जी, इन एन ई आर मॉडल व्हाट डज ए वीक एंटिटी रिक्वायर? कि जो हमारे पास वीक एंटिटी होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? a simple attribute, a storage, a strong entity to be identified, और a composite की a derived attribute। तो इसका बेसिकली
इसको रिक्वायर होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू बी आइडेंटिफाइड, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी उसकी आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एट्रीब्यूट्स इन एन ई आर मॉडल, के कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली करेक्टेड है हवाले से, एट्रीब्यूट के हवाले से। एट्रीब्यूट्स कैन ओनली बी न्यूमेरिक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एट्रीब्यूट्स कैन डिस्क्राइब एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स आर नॉट रिलेटेड टू एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली इसका जो करेक्टेड आंसर होगा तो वो हमारे पास है बी, एट्रीब्यूट्स कैन डिस्क्राइब एंटिटीज। जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं एंटिटीज को। बेसिकली अगर हमारे पास कोई पर्सन है तो उसकी एज हो सकती है, उसका एट्रीब्यूट उसका नेम हो सकता है, और उसकी जो है ना आईडी हो सकती है, सीएनआईसी हो सकता है, या कुछ भी इस तरह के जो उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ईमेल आईडी हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स जो है ना बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं एक एंटिटी को। ठीक है ना। तो इट्स ए करेक्टेड आंसर बी। व्हाट इज द प्राइमरी की ऑफ एन एंटिटी टाइप, कि जो हमारे पास एंटिटी टाइप होती है उसको जो हम प्राइमरी की असाइन करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। A unique attribute or set of attributes that uniquely identifies an entity, an attribute that cannot be null। तो जाहिर सी बात, ये जो प्राइमरी की होती है ना, ये आई होप सो कि आपको भी आइडिया होगा इस चीज़ का कि प्राइमरी की जो होती है ना, वो एक खास से एंटिटी को ही हम प्रोवाइड करते हैं, और वो यूनिक होती है। ठीक है ना। यूनिक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स को जिनको हमने यूनिक प्रोवाइड करना हो, यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है। तो ए इज करेक्टेड आंसर। ये तीनों फिर जो है ना इनकरेक्टेड इनकरेक्टेड हो जाएंगे हमारे पास, और ए इज करेक्टेड आंसर। विच रिलेशनशिप टाइप रिप्रेजेंट्स वन टू मैनी कार्डिनलिटी इन एन ई आर टी। तो बेसिकली यहाँ पर वन टू वन जो वन टू मैनी जो कार्डिनलिटी है ई आर डी में, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास बी इज करेक्टेड आंसर, वन टू मैनी। ठीक है ना। वन हमारे पास होगा और उसके बाद मैनी, मतलब कि वन टू मैनी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये बी इज करेक्टेड आंसर। इस कार्डिनलिटी को हम शो करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। इन ई आर डायग्राम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, के हमारे पास ई आर डायग्राम में कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, के जो हम बेसिकली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए शेप यूज करते हैं, वो कौन सी होती है। तो वो बेसिकली डायमंड होती है। जब हम कोई रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम डायमंड जो है ना वो असाइन कर देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो सी इज करेक्टेड आंसर। और विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन एन ईआर मॉडल। तो सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट, लॉजिकल एट्रीब्यूट। विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी ब्रोकन, कि कौन सा एट्रीब्यूट है जिसको हम बेसिकली ब्रेक कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है। तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है बेसिकली। बी इज करेक्टेड आंसर, और ये आपने माइंड में रख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 8, attributes and keys। Which type of keys is used to uniquely identify a record in a table। यहाँ पर हमारे पास फॉरेन की, कंपोजिट की, और प्राइमरी की, कैंडिडेट की। विच टाइप ऑफ की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्राइमरी की होती है ना, वो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर भी आ जाएगा प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिक होती है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉरेन की इन ए डेटाबेस। ये जो हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, ये क्या होती है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, a key that links two tables together, a key that is always unique, a key that cannot be null। तो ये बेसिकली जो फॉरेन की होती है ना, ये बेसिकली हम इस सूरत में यूज करते हैं जब हमने किसी दो टेबल्स को एक मिलाना हो, लिंक करना हो, तो उसके लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। तो बी इज करेक्टेड आंसर। विच की कैन बी ए कैंडिडेट की इन ए टेबल। तो कौन सी कैंडिडेट की जो है ना टेबल के अंदर कहलाती है। एनी कॉलम दैट इज यूनिक एंड नॉट नल,
any column that can be null, any column with composite values, any column that is a foreign key। तो इसका करेक्टेड आंसर जो है वो ए है, एनी कॉलम दैट इज यूनिक एंड नॉट नल। कोई भी ऐसा विच की कैन बी कैंडिडेट की इन ए टेबल, कि टेबल के अंदर वो कौन सी की है जो कैंडिडेट की कहलाती है, तो वो होती है एनी कॉलम दैट इज यूनिक एंड नॉट नल, कि जो यूनिक हो और नल ना हो। ठीक है, क्योंकि वो यूनिक है, तो जो यूनिक प्राइमरी की होती है ना वो बेसिकली नल नहीं होती। ठीक है, ये माइंड में रखना है। व्हाट इज ए कंपोजिट की? अब कंपोजिट की क्या होता है? कंपोजिट की इज a key that is a foreign key, a key that consists of multiple columns, a key that is always unique, a key that cannot be null। तो पहले प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोजिट की क्या होता है, कि ये लिंक करता है टू टेबल्स को या टू कॉलम्स को एक साथ। ठीक है ना, तो इसका मायने क्या हुआ? अ की दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, कि ऐसी की जो कंसिस्ट की हुई हो मल्टीपल कॉलम से। ठीक है, तो इस का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए प्राइमरी की? प्राइमरी की के बारे में क्या ट्रू है यहाँ पर? इट कैन कंटेन नल वैल्यूज, इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, इट यूनिकली आइडेंटिफाइड ए रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो ये बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड इन ए टेबल। सी इज करेक्टेड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, के जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर बता दें। डेट ऑफ बर्थ, एज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो बेसिकली यहाँ पर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? एज है। एज बेसिकली क्या होगी, कहाँ से हमारे पास ड्राइव होगी? ये डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव होगी, तो इट्स ए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई। व्हाट इज ए सरोगेट की? सरोगेट की क्या होती है? बेसिकली अ की जनरेटेड बाय द डीबीएमएस, a key that is foreign key, a key that consists of multiple columns, a key that can be null। जो बाय सॉरी जो डीबीएमएस हमें जनरेट करके देती है ना की, उसको हम सरोगेट की कहते हैं। ये आपने माइंड में रखना है। ए इज करेक्टेड आंसर। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच की इंश्योर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन टू टेबल्स, कि रेफरेंशियल जो इंटीग्रिटी है उसको जो है ना इंश्योर करने के लिए कौन सी मतलब कि हम की यूज करते हैं? तो बेसिकली फॉरेन की होती है हमारे पास। फॉरेन की मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डिफरेंट टू टेबल्स को मतलब के कंबाइन करने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कैंडिडेट की? कैंडिडेट की का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? टू सर्व एज ए फॉरेन की, टू यूनिकली आइडेंटिफाइड रोज इन ए टेबल, टू लिंक टेबल्स टुगेदर, टू अलाउ नल वैल्यूज। तो ये बेसिकली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन ए टेबल, जो हमारे पास रोज होती है ना उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैंडिडेट की का यूज में लाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच की इज ऑफन यूज एज एन अल्टरनेटिव टू द प्राइमरी की? ये हमारे पास है फॉरेन की, कंपोजिट की, सरोगेट की, कैंडिडेट की। तो इसका जो हमारे पास करेक्टेड आंसर है वो डी है, कैंडिडेट की। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, लेक्चर नंबर 9 है और ये रिलेशनशिप्स के रिलेटेड है। इसके अंदर जो एमसीक्यूज जो मीनिंगफुल बन सकते थे वो मैंने बनाए, वो मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ। ये है जी, फर्स्ट लेक्चर देखें जी, सॉरी फर्स्ट एमसीक्यूज देखें जी। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड बाय ए वन नोटेशन इन ईआर डायग्राम? वन टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है, वन नोटेशन जो ईआर डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं या हम शो करवाते हैं, वो इस तरह से होती है कि वन टू मैनी का जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करवाने के लिए। सी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट डज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप इन ए ईआर मॉडल सिग्निफाई? जो हमारे पास रिकर्सिव रिलेशनशिप होता है ईआर मॉडल में, वो हमारे पास क्या सिग्निफाई कर रहा होता है? relationships between two different entities, relationship between two instances of the same entity, relationship between many entities, relationship between composite entities। तो ये बेसिकली रिकर्सिव रिलेशनशिप जो होता है ना, ये हमारे पास होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू इंस्टांसेस ऑफ द सेम एंटिटी, के एक हमारे पास सेम एंटिटी है
लेकिन टू उसके इंस्टांसेस होते हैं, उनको रिलेट करवाने के लिए, उनको कनेक्ट करवाने के लिए जो हम यूज करते हैं, उसको हम रिकर्सिव रिलेशनशिप का नाम देते हैं। बी इज करेक्टेड आंसर। Which relationship type does not allow partial participation in ER model? कि कौन सी रिलेशनशिप टाइप है जो डज नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करती पार्शियल पार्टिसिपेशन इन ईआर मॉडल, पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए। वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, रिकर्सिव। तो वन टू वन जो है ना वो नहीं होती, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एन ई आर डायग्राम व्हाट डज ए डायमंड शेप रिप्रेजेंट्स। ये जो डायमंड शेप होती है हमारे पास, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एन एंटिटी, एन एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, प्राइमरी की। व्हाट डज डायमंड शेप रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये बेसिकली हमारे पास जो होता है ना, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। जब हमने कोई दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करवाना हो तो हम फिर ये डायमंड का जो है ना शेप का यूज में लाते हैं। इट्स सी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट है, which of the following is a characteristics of a many to many relationships? Each entity instance can be associated with only one instance of the related entity. Each entity instance can be associated with multiple instances of the related entity, or no instance are associated with any entity. और इसके बाद है, each entity instance can be associated विद मल्टीपल एंटिटीज बट ओनली वन रिलेशनशिप। तो बी इज करेक्टेड आंसर है इसका। ईच एंटिटी इंस्टांस कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी के। ईच एंटिटी इंस्टेंस के, हर एंटिटी का जो इंस्टेंस है वो एसोसिएट हो सकता है मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिलेटेड एंटिटी। उसके रिलेटेड जो एंटिटी है ना उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट कर सकता है, ठीक है। सो इसका बी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप usually require an associative entity to be represented? तो इसका ऑप्शंस देख लें, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और रिकर्सिव। इसका करेक्टेड आंसर हमारे पास सी है, मैनी टू मैनी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 7, व्हाट डज द कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशनशिप इंडिकेट? द नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व्ड, the attributes of entities, the degree of association between entities, the strength of relationship. So इसका जो करेक्ट आंसर है, the degree of association between entities के what does the cardinality of relationship indicate? जो हमारे पास कार्डिनलिटी होती है रिलेशनशिप की, वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? तो ये इंडिकेट करती है दी डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, कि जो हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज के अंदर एसोसिएशन है उसकी डिग्री को बेसिकली ये इंडिकेट करती है। सी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए टर्नरी रिलेशनशिप इन। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर, यहाँ पर हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है बेसिकली जो टर्नरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हो। इन्वॉल्व्स टू एंटिटीज, इन्वॉल्व्स थ्री एंटिटीज, कैन बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन एन ईआर डायग्राम, डज नॉट नीड एनी एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं थ्री एंटिटीज। एक होती है टर्नरी ऑपरेशन, जो कि टर्नरी बेसिकली नाम से ही जाहिर होगी कि इसके अंदर तीन एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी। तो बी इसका करेक्टेड आंसर होगा बेसिकली। तो ये हमारे पास इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। विच रिलेशनशिप कैन नॉट बी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड इन ए ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम विदाउट यूजिंग ए वीक एंटिटी और एसोसिएटिव एंटिटी। कि कौन सा रिलेशनशिप कैन नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंट, उसको हम डायरेक्टली जो है ना रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन ए ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम। ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम जो होती है उसके अंदर विदाउट यूजिंग ए वीक एंटिटी, जब तक हम कोई वीक एंटिटी या एसोसिएटिव एंटिटी उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी और रिकर्सिव। सो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है मैनी टू मैनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, in a database model which relationship is typically considered the simplest and most direct? कौन सा जो मॉडल है जो
सिंपल कहलाता है और डायरेक्ट कहलाता है। वन टू वन, मैनी टू मैनी, रिकर्सिव और टर्नरी। ये जो वन टू वन होता है ना, ये बेसिकली सिंपलेस्ट और डायरेक्ट जो है ना रिलेशनशिप कहलाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट, क्योंकि वन टू वन, वन बाय वन है ना, कि वन टू वन रिलेशनशिप इसके अंदर है, तो वो बेसिकली हमारे पास सिंपलेस्ट और डायरेक्ट होगा ना। ये इसका करेक्टेड आंसर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 9 लेक्चर्स होंगे, सॉरी 9 लेक्चर्स हमारे पास हो गए हैं, जिनके एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो इस वीडियो का बेसिकली हमारा जो टारगेट है ना, वो ये है तकरीबन ये 18 लेक्चर्स हैं। तो इससे जो है ना 18 लेक्चर्स के मैंने हर लेक्चर के 18 जो है, सॉरी 10 जो एमसीक्यूज है ना वो क्रिएट किए हैं। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो तकरीबन हमारे जो टारगेट है वो 180 लाइक्स तो होना चाहिए, क्योंकि 1 एमसीक्यूज के जो है ना रिगार्डिंग आप मुझे 1 लाइक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट, आई होप सो कि ये अचीव करवाएंगे आप। सो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। यहाँ से अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 से, और लेक्चर नंबर 10 से नेक्स्ट हमारे लेक्चर नंबर 18 तक कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले तो हमने लेक्चर नंबर 9 तक जो है ना वो सारे जो एम सी क्यूज़ थे CS403 के, वो कंप्लीट किए। और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 10 से। EERD और स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के रिलेटेड है ये लेक्चर। और इसके अंदर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो ज़रा देख लें ज़रा। व्हाट डज EERD स्टैंड फॉर? कि ये जो EERD जो होता है ये किस चीज़ का मुखफ़ है? तो ये होता है बेसिकली इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ERD तो हो गया हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और जो नेक्स्ट ई है ना, फर्स्ट ई, उसको हम इन्हांस्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी इसका जो है ना वो करेक्टेड आंसर होगा, ठीक है। विच कॉन्सेप्ट इन EERD रिप्रेजेंट्स ए हिरार्ची वेयर एंटिटीज इनहेरिट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम हायर एंटिटी? कि कौन सा कंसेप्ट जो ERD में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो रिप्रेजेंट से हिरार्ची, जो हिरार्चिकल डाटा में रिप्रेजेंट करता है, वेयर एंटिटीज इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉरी एमसीक्यू नंबर 2 है ना, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से रीड करें। विच कंसेप्ट इन EERD रिप्रेजेंट्स ए हायरार्ची वेयर एंटिटीज इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए हायर एंटिटी? तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि वो कौन सा कंसेप्ट है जो रिप्रेजेंट करता है हायरार्ची वेयर एंटिटीज इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स फ्रॉम हायर एंटिटी, के वो डिफरेंट एंटिटीज जो है ना वो इनहेरिट करती हैं एट्रीब्यूट्स को फ्रॉम हायर एंटिटी, जो हमारे पास हायर एंटिटीज होती हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास से अगर आपने CS304 का सब्जेक्ट स्टडी किया तो वहाँ पर भी आपने ये कंसेप्ट स्टडी किया होगा होगा कि जब हम दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, लाइक हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास है और एक हमारे पास टीचर की क्लास है। तो इन दोनों को अगर हम इनमें से जो कॉमन हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ना उनको मिला के एक न्यू क्लास बना देते हैं पर्सन नाम की, तो बेसिकली स्टूडेंट भी एक पर्सन है और टीचर भी एक पर्सन है, और इनके मेथड्स हम डिफरेंस बना देते हैं इनके डिफरेंट क्लासेस के अंदर। तो इसको हम क्या नेम देते हैं? जनरलाइजेशन का नेम देते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म जो है ना वो बन जाएगी पर्सन क्लास। तो इसी को बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट को दिखाया गया है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट कहलाता है जनरलाइजेशन का। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास देख लें, इन EERD व्हाट इज जनरलाइजेशन? प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए जनरल एंटिटी टाइप फ्रॉम मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एंटिटी टाइप्स। सो बेसिकली इसमें होता गया है जनरलाइजेशन में, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए जनरल एंटिटी टाइप फ्रॉम मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एंटिटी टाइप्स, कि हमारे पास जो स्पेशल मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एंटिटीज होती हैं उनको जब हम उनमें से कॉमन बिहेवियर्स और कॉमन मेथड्स को जो है ना एक तरफ करके एक न्यू क्लास बना देते हैं या एक न्यू एंटिटी बनाते हैं, जनरल एंटिटी जो बना देते हैं, इस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और
नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एन डबल ई आर मॉडल। ठीक है, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक है यहाँ पर ऑफ स्पेशलाइजेशन इन डबल ई आर मॉडल। जो हमारे पास ई ई आर मॉडल का स्पेशलाइजेशन का जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है इनमें से। कंबाइन सिमिलर एंटिटीज इनटू ए मोर जनरलाइज्ड एंटिटी, breaks down a generalized entity into more specific entities। सो बेसिकली यहाँ प्रीवियस कंसेप्ट हमने स्टडी किया जनरलाइजेशन का, उसमें क्या होता है कि हम दो डिफरेंट एंटिटीज को जनरलाइज्ड फॉर्म में एक उसकी न्यू जो है उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक न्यू जो है ना एंटिटी क्रिएट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। अब इसी के बरक्स अगर हम स्पेशलाइजेशन को देखें तो वो क्या होता है, ब्रेक्स डाउन ए जनरलाइज्ड एंटिटी इनटू मोर स्पेसिफिक एंटिटीज। कि हमारे पास एक एंटिटी दी हुई है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पर्सन की एंटिटी हो और उसके बाद हमने उसकी कुछ और एंटिटीज बनाना चाहें, लाइक स्टूडेंट, एज ए टीचर, और डिफरेंट किस्म की और भी बना सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप सो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से समझ आ रही होगी, और अगर आपको समझ आ रही तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। विच सिंबल इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट जनरलाइजेशन इन ई ई आर डायग्राम। कि हमारे पास कौन सा जो है ना कॉमनली सिंबल जो है ना वो यूज होता है एक्सटेंडेड हमारे पास जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है उसके अंदर। सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, डायमंड। तो ये जो ट्राइंगल का हमारे पास सिंबल होता है ना वो बेसिकली इस चीज को मेंशन करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। जब व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर हमने बेसिकली वो बताना है कि हम उसको किस तरह से बेसिकली राइट करते हैं जब हम किसी एंटिटी से कोई रिजल्टिंग स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ से हम बताएंगे व्हीकल, और इसके बाद कार, बाइक। व्हीकल के बेसिकली एक व्हीकल तो बहुत किस्म की व्हीकल, जो कार है वो भी व्हीकल है, बाइक है वो भी व्हीकल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि व्हीकल तो है हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई, अब इसकी स्पेसिफिक हम कार एक क्लास बना देते हैं, सॉरी एंटिटी बना देते हैं, और एक बाइक एंटिटी बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो ए इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का कोई बनता ही नहीं है, मतलब कि रिलेशनशिप ही नहीं बनता इतना खास, प्रोडक्ट और प्राइस का भी नहीं बनता। और हाँ, अगर यहाँ पर होता प्रोडक्ट की बिना पर, नेक्स्ट हमारे पास ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स आ जाती, कॉस्मेटिक्स आ जाती, या डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आ जाती, तो फिर हम कह सकते थे। कस्टमर ऑर्डर का भी नहीं बनता, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन ई ई आर डी विच कंसेप्ट refer to a relationship that treats a collection of entities as a single entity। तो विच कंसेप्ट रेफर्स टू ए रिलेशनशिप दैट treats a collection of entities। तो वो कौन सा है हमारे पास, वो है एग्रीगेशन। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डज ई ई आर डी जनरली फॉलो। कि ई आर डी जो है ना वो विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना वो फॉलो करती है, वो करती है बेसिकली मल्टी लेवल। ठीक है ना, जो ई आर डी हमारे पास है ना ये मल्टी लेवल प्रोग्राम, मल्टी लेवल फ्लोज और मल्टी लेवल हमारे पास इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। ठीक है, विच प्रोसेस इन ई आर डी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कॉमन फीचर ऑफ वेरियस एंटिटी टाइप्स एंड क्रिएटिंग ए हायर लेवल एंटिटी। अब यहाँ पर भी बेसिकली वही कंसेप्ट जो है ना अचीव हो रहा है बेसिकली जनरलाइजेशन का, कि जब इन ई आर डी इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग कॉमन फीचर, कि जब हम कोई आइडेंटिफाई कर लेते हैं कॉमन फीचर्स एक एंटिटी से। ठीक है ना, डिफरेंट एंटिटीज थे, वेरियस एंटिटी हमारे पास यहाँ पर बताया गया है। तो उस टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग ए हायर लेवल एंटिटी, तो एक हम हायर लेवल एंटिटी उसकी बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन बेसिकली। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप सो कि आपके कंसेप्ट साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ई ई आर डी ओवर ई आर डी। अब ई ई आर डी और ई आर डी में इसका पर्पज क्या है, बेसिकली टू सिंप्लीफाई द डायग्राम टू रिप्रेजेंट मोर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड हेरारचीज। तो ये बेसिकली होती है मोर कम्प्लेक्स जो हेरारचीज होती है ना, उसके लिए हम ई ई आर डी जो है ना क्रिएट करते हैं, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, क्योंकि उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ना। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 11, एंटिटी क्लस्टरिंग। बेसिकली क्लस्टरिंग क्या होता है, एंटिटी व्हाट इज एंटिटी क्लस्टरिंग इन डेटाबेस डिजाइन। अब ये क्या होता है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। ग्रुपिंग रिलेटेड एंटिटीज इनटू ए सिंगल एंटिटी, सेपरेटिंग एंटिटीज इनटू मल्टीपल ग्रुप्स, और क्रिएटिंग डुप्लीकेट एंटिटीज फॉर रेडुडेंसी, ग्रुपिंग एंटिटीज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। तो ये बेसिकली होता है ग्रुपिंग रिलेटेड एंटिटीज इनटू ए सिंगल एंटिटी, कि हम ग्रुप कर देते हैं रिलेटेड एंटिटीज को एक सिंगल एंटिटी के अंदर, तो इसको हम एंटिटी क्लस्टरिंग का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं ना, वो मिस्टेक्स निकालते हैं वीडियोस में से। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चे तो अब ये भी कमेंट्स करेंगे कि सर ये क्या आपने हर जो है ना एमसीक्यूज का जो करेक्टेड ऑप्शन है वो हमें ए ही क्यों मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर फोकस नहीं करना आपने। ये तो बेसिकली मैंने अपनी आसानी के लिए किया है ना। तो आपने बेसिकली फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर, कि कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो वो ऑप्शन करेक्टेड ऑप्शन यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, जहां पर होगा हमने उसे ही करेक्ट जानना है। ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास वो देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी बेनिफिट ऑफ एंटिटी क्लस्टरिंग। अब प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है इसका, एंटिटी क्लस्टरिंग। हम एंटिटी क्लस्टरिंग तो करते हैं क्लस्टरिंग, लेकिन उसका हमें कुछ बेनिफिट भी, फायदा भी तो होता होगा ना। वो क्या होता है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एंटिटीज इन द ईआरडी, इंक्रीज डेटाबेस कम्प्लेक्सिटी, इंश्योर्स डाटा रिडंडेंसी, इंक्रीज द नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ये इसका एक करेक्टेड आंसर है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एंटिटीज इन ईआरडी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। जाहिर सी बात है कम हो जाएंगी जब हम कुछ हमारे पास एंटिटीज हैं उनको जनरलाइज्ड फॉर्म करके एक ही एंटिटी, उसके कॉमन जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक ही जगह पर एम्बेड कर देंगे और एक एंटिटी क्रिएट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें एंटिटीज कम बनेंगी। ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट वे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन इज एंटिटी क्लस्टरिंग टाइपिकली यूज, कि हम बेसिकली यूज अब इसको कब करते हैं। When ERD become too complex with many entities and relationships, when the number of entities is minimal, when data is too scattered, when relationships are simple। तो ये बेसिकली तब हम करते हैं जब, क्योंकि ये देखें ना हम EERD जो बनाते हैं वो होती है एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और उसका मकसद क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को जो है ना दिखाने के लिए होती है। अब एंटिटी क्लस्टरिंग का क्या मतलब होता है, ये भी इसका भी मतलब यही होता है कि हम बिकम टू कम्प्लेक्स विद मैनी एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। जब हमारे पास काफ़ी सारी एंटिटीज आ जाएं ह्यूज अमाउंट में, और उसको हमने जो है ना रिड्यूस करना हो, ठीक है ना, और मीनिंगफुल वे में हमने लाना हो, तो हम इस चीज का यूज करते हैं। तो ए इज करेक्टेड आंसर। व्हाट डज एन एंटिटी क्लस्टर टाइपिकली रिप्रेजेंट, कि हमारे पास जो एंटिटी क्लस्टर जो होता है वो टाइपिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। a group of attributes, a single relationship, a collection of entities, a database schema। तो इसका करेक्टेड ऑप्शन है हमारे पास a collection of entities। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास होता है ना क्लस्टरिंग करते हैं, क्लस्टरिंग में बेसिकली होता है यही है एंटिटी क्लस्टरिंग में, कि जो हमारे पास काफ़ी सारी एंटिटीज होती हैं उनमें से जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको मिक्स करके हम एक अलहदा से उसके लिए जनरलाइज्ड फॉर्म में एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर देते हैं, उसको हम एंटिटी क्लस्टरिंग का नाम देते हैं। ये आपने माइंड में रख लेना है। अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, डिफरेंट एंटिटीज की कलेक्शन को हम एंटिटी क्लस्टर कहते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाए तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन एन ईआरडी basically entity relationship diagram which shape is commonly used to represent a entity cluster। basically entity cluster को अगर हमने represent करना हो तो हम क्या करते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स और कंपोजिट रेक्टेंगल। तो यहाँ पर बेसिकली डी इसका करेक्टेड ऑप्शन है, कंपोजिट रेक्टेंगल का हम यूज में करते हैं। तो इसी कंपोजिट रेक्टेंगल की जो है ना मैं आपको शेप की जो है ना वो दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ना इंटरनेट से एक पिक्चर लिया है, तो वो इस जो है ना लेक्चर के एंड पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और ये अगर नोट्स आपको चाहिए हो तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर कुछ एरर आ रहा हो तो आप मुझसे जो है ना व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके एंड पर मैं ना वो स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा जिससे आप देख सकेंगे। मैं यहाँ पर
इसको ऐड कर ही देता हूँ बेसिकली, ताकि आपके माइंड में रहे किस तरह के डायग्राम जो है ना जो हमारे पास हैं बेसिकली, वो किस तरह से हम उनको शो आउट करते हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास, इस तरह से हम इसको एंटिटी कहते हैं, ये रिलेशनशिप, ये एट्रीब्यूट, ये वीक एंटिटी रिलेशनशिप, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, और ये कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये आपने माइंड में रख लेना है, यहाँ पर रीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही इम्बेड करके रखता हूँ ताकि आप फिर भी एक दफ़ा इसको रीड कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ज़रा देखें। हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज ऑफ यूजिंग एंटिटी क्लस्टरिंग। चैलेंज ऑफ कि हमारे पास बेसिकली चैलेंज कौन सा होता है ऑफ यूजिंग एंटिटी क्लस्टरिंग, सिंप्लीफाइज द ईआरडी में ऑब्सक्योर इंडिविजुअल एंटिटी डिटेल्स, और रिड्यूसेस डेटाबेस कम्प्लेक्सिटी, डिक्रीजेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो में अब सिक्योर इंडिविजुअल एंटिटी डिटेल्स, ये बेसिकली मुझसे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रही, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा फिलहाल। ठीक है, इसका 20 का करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप विद इन एन एंटिटी क्लस्टर। के कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट रिलेशनशिप विद इन एंटिटी क्लस्टर। दे आर इग्नोर्ड, दे आर कंसोलिडेटेड इनटू द क्लस्टर, दे रिमेन अनचेंज्ड, दे आर डिलीटेड। तो ये होते हैं हमारे पास, दे आर कंसोलिडेटेड इनटू द क्लस्टर। ये हमारे पास 20 का करेक्टेड आंसर होगा। एंटिटी क्लस्टरिंग इज मोस्ट यूजफुल इन विच टाइप ऑफ ईआरडी। कि हमारे पास जो एंटिटी क्लस्टरिंग है ये कौन सी जो है ना टाइप्स में बेसिकली मोस्ट यूजफुल होती है। वेरी सिंपल ईआरडीज, कम्प्लेक्स ईआरडीज विद मैनी एंटिटीज। तो ये बेसिकली कम्प्लेक्स ईआरडीज में हमारे पास यूज में आती है। ठीक है ना, जो हम पहले भी प्रीवियस स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ एंटिटी क्लस्टरिंग। हमारे पास जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ एंटिटी क्लस्टरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूअर एंटिटीज इन द फाइनल ईआरडी, इंक्रीज डाटा रेड्यूडेंसी। तो ये हमारे पास डाटा की रेड्यूडेंसी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, हमारे पास फ्यूअर एंटिटीज इन द फाइनल ईआरडी, कि जो हमारे पास जो होती है ना फाइनल ईआरडी, उसके अंदर फ्यूअर एंटिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। काफ़ी सारी एंटिटीज हों तो उनमें से कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है ना वो हम अलग करके उसको एक जनरलाइज फॉर्म में कर दें, जनरलाइज फॉर्म उसकी हम बना दें, तो उसको हम एंटिटी क्लस्टरिंग बेसिकली बोलते हैं। और फ्यूअर एंटिटीज इसके अंदर फाइनल जो हमारी ईआरडी होती है उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये इसका करेक्टेड आंसर है, ये आपने माइंड में रख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द की पर्पस ऑफ यूजिंग एन एंटिटी क्लस्टर इन ईआरडी। तो बेसिकली इसका क्या पर्पस होता है यूजिंग एन एंटिटी क्लस्टर इन ईआरडी। ईआरडी के अंदर हम जो एंटिटी क्लस्टरिंग यूज में करते हैं टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स ईआरडीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स ईआरडीज होती हैं उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। बी इज करेक्टेड आंसर। इसको ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लेक्चर नंबर 12 है, मैपिंग ईआरडी इनटू रिलेशनल मॉडल। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप ओनली जस्ट ये वन वीडियो वॉच कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप CS403 जो सब्जेक्ट है उसके अंदर फेल नहीं होते। ठीक है, what is the first step in mapping an ERD into a relational model? Mapping entities into tables, mapping relationships into tables, mapping attributes into columns, mapping keys into indexes. What is the first step in mapping in ERD into a relational model? Relational model में हम जो mapping करते हैं first step उसका क्या होता है, mapping entities into tables, कि जो हमारे पास different entities हैं उनको एक table के अंदर हम write कर लेते हैं। ठीक है, A is corrected answer. How are many to many relationship typically handled in the relational model? Relational model के अंदर हम many to many जो होता है relationship उसको कैसे handle करते हैं? By creating a separate junction table, by combining the tables, by using foreign key, only by creating a composite key. तो इसको हम handle करते हैं by creating a separate junction table, के जो हमारे पास सेपरेट जो हम टेबल बना लेते हैं उसके अंदर जंक्शन का सेपरेट जंक्शन टेबल बना लेते हैं इसको हैंडल करने के लिए। ए इज करेक्टेड आंसर। और व्हाट हैपेंस टू मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स व्हेन मैपिंग एन ईआरडी इनटू ए रिलेशनल मॉडल। अब क्या होगा
जब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स व्हेन मैपिंग एन ईआरडी, उसके अंदर जब हम मैपिंग परफॉर्म करते हैं इनटू ए रिलेशनल मॉडल, तो क्या होगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू सेपरेट टेबल्स, तो वो सेपरेट टेबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ए इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको ये कवर्ड करा दिया जाए, जितने शॉर्ट टाइम में हो। आई होप सो कि ये जल्दी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैपिंग ऑफ ए वीक एंटिटी इन ए रिलेशनल मॉडल। तो वीक एंटिटी जो है ना रिप्रेजेंट द करेक्ट मैपिंग ऑफ, यहाँ पर करेक्ट मैपिंग हमने बतानी है ऑफ ए वीक एंटिटी की। इट इज कंबाइंड विद इट्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इट इज मैप टू ए सेपरेट टेबल विद ए फॉरेन की टू द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो ये हमारे पास 20 का करेक्ट आंसर है। इट इज मैप टू ए सेपरेट टेबल विद ए फॉरेन की टू द स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। when mapping a mapping a one by one to one relationship, where is the foreign key placed, कहाँ पर हम foreign key को placed करते हैं। तो इन either of the tables depending on design choice। तो ये बेसिकली होता है डिज़ाइन चॉइस के हवाले से, जब हम डिज़ाइन की चॉइस जिस तरह की करेंगे उस हवाले से हम फॉरेन की को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ए इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs number 6. How derived attributes are typically handled when mapping an ERD into a relational model। कि जो हमारे पास derived attributes होते हैं उनको किस तरह से handle किया जाता है। They are stored as separate columns, they are not stored and are calculated as needed, they are included in the primary key, they are stored in a separate table। So ये होता है हमारे पास they are not stored and are calculated as needed। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब ये कैलकुलेट होती हैं, नॉट स्टोर्ड ये स्टोर्ड नहीं होती, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब लेक्चर नंबर हमारा 13 जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप्स एंड कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो देख लेते हैं। What is the first step in identifying entity types in the examination system? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो हमने क्रिएट करना है, उसकी डेटाबेस बनानी है, तो उस के अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो एंटिटी को आइडेंटिफाई करने का वो क्या होगा। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स, रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, मैपिंग रिलेशनशिप्स। तो ये बेसिकली इसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और इवेंट्स को, ठीक है। तो वही बेसिकली बाद में जाके हमारी एंटिटीज बन जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है what term refers to the number of instances of one entity that can or must be associated with each instance of another entity। तो इसको क्या कहते हैं हम, कौन सी टर्म इसके लिए रेफर की जाती है, तो वो है हमारे पास कार्डिनैलिटी, ठीक है। What term refer to the number of instances of one entity that can or must be associated with each instance of another entity, ठीक है, कि हर इंस्टेंस के साथ वो कनेक्टेड होती है, एसोसिएट कर रही होती है, ठीक है। तो इसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास देख लें, इन ए कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली कंसिडर्ड। कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन में किस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते, एंटिटी टाइप्स, रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज। तो इसका आंसर जो है ना वो हमारे पास सी है, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। इन ए कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर, क्योंकि जब हम कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन हम प्रीवियस अपने एमसीक्यूज में स्टडी करके भी आए हैं, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन के अंदर हम टाइपिकली इसको इंक्लूड नहीं करते, ना ही इसको कंसिडर करते हैं फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को। जो हमारा फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा ना उसको हम वहां पर इंक्लूड नहीं करते। Which of the following refers to the process of defining the database structure to match the conceptual schema?
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स, कि क्या चीज़ हमें रेफर करती है टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, कि जो प्रोसेस टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द डाटाबेस स्ट्रक्चर, कि डाटाबेस स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करती हो, तो मैच द कंसेप्चुअल स्कीमा, जो मैच करती हो कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ। तो उसमें है लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन, फिजिकल डाटाबेस डिजाइन, कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन और डाटा मॉडलिंग। तो इसमें होता है लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन, जो कंसेप्चुअल डाटाबेस कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर मतलब कि रेफर करती है प्रोसेस टू डिफाइनिंग द डाटाबेस स्ट्रक्चर टू मैच द कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है, लॉजिकल डाटाबेस डिजाइन ये आपने माइंड में रखना है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ई आर डायग्राम इन द डाटाबेस डिजाइन प्रोसेस, इसका मेन पर्पस क्या होता है ई आर डायग्राम का इन द डाटाबेस डिजाइन प्रोसेस, टू विजुअली रिप्रेजेंट एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि हम विजुअली देख सकें अपने डाटाबेस के डिजाइन प्रोसेस को, कि उसके दरमियान रिलेशनशिप्स किस तरह से होते हैं। तो इसका जो करेक्टेड आंसर होगा वो सी होगा, टू विजुअली रिप्रेजेंट एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली मैं आपको जो करेक्टेड आंसर है ना वही आप बताता जाऊंगा, और छोटा छोटा जो है ना कंसेप्ट इसके रिलेटेड देता जाऊंगा ताकि ये वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। In the context of the examination system, what would be an example of an entity type, कि यहाँ पर कौन सी जो है ना हमारे पास एग्जांपल है एंटिटी टाइप की। तो ग्रेड, स्टूडेंट्स, कोर्सेज, तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है ना ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे पास एंटिटीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ग्रेड्स भी एंटिटी है, स्टूडेंट्स भी एंटिटी है, कोर्सेज भी एंटिटी है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। Which design phase involves determining how data is stored, indexed and accessed in the database? कौन सा डिजाइन फेज होता है जिसके अंदर डिटरमाइन हाउ डाटा इज स्टोर्ड, कि डाटा को हमने किस तरह से स्टोर करना है, इंडेक्स्ड करना है, एक्सेस्ड करना है। तो ये होता है हमारे पास फिजिकल डाटाबेस डिजाइन, सॉरी फिजिकल डिजाइन जो है ना इसका नेम देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की आउटपुट ऑफ द कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन फेज, कि हमारे पास की आउटपुट इसकी क्या होती है, ई आर डायग्राम। बेसिकली इसकी जो है ना की आउटपुट होती है कंसेप्चुअल डाटाबेस डायग्राम की। एंटिटी रिलेशनशिप हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इन डाटाबेस डिजाइन व्हाट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट अब क्या होता है, एट्रीब्यूट इज ए बेसिकली इसका जो है ना प्रॉपर्टी आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, कि हमारे पास अगर कोई एंटिटी है तो उसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा या उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, लाइक हमारा पर्सन है या स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो उसका कोर्सेज होंगे, उसकी स्टूडेंट आईडी होगी, नेम होगा, एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी। और इसी हवाले से अगर हम पर्सन की क्लास का पर्सन की एंटिटी का देख लें, उसका नाम भी पर्सन का नेम होगा, एज होगी, उसका जो है ना मतलब कि उसका ईमेल आईडी हो सकती है, फ़ोन नंबर हो सकता है। तो ये सारे आल टू आल जो है ना इसके एट्रीब्यूट्स हैं। जेंडर हो सकता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्टेड आंसर है हमारे पास। प्रॉपर्टी आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, इसको आप इस तरह से माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट स्टेप टाइपिकली फॉलोज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटीज इन डेटाबेस डिजाइन, कि अब हम कौन सा स्टेप टाइपिकली फॉलो करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटीज इन डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करनी हो एंटिटीज की, तो उसके लिए हम करते हैं आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स। बेसिकली हम पहले रिलेशनशिप्स उसके देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 14, रिलेशनल डाटा मॉडल। व्हाट डज ए रिलेशन डाटा मॉडल प्राइमरली फोकस ऑन, तो ये होता है हमारे पास टेबल्स आल्सो नोन एज रिलेशंस, के हम टेबल्स वगैरह जो बनाने होते हैं। ठीक है, सी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखना है इन रिलेशनल डाटाबेस व्हाट इज ए टप्पल। बेसिकली अब टप्पल क्या होता है, a column in a table, a row in a table, a key field, a relationship between tables। तो ये बेसिकली जो होते हैं ना हमारे पास रो होती है, आ रो इन ए टेबल, उसको हम टप्पल का नाम देते हैं। ठीक है, वन टप्पल। ठीक है, व्हाट इज ए प्राइमरी की इन ए रिलेशनल डाटाबेस। अब प्राइमरी की क्या होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। Which term describes a set of possible values for a given attribute, which term describes a set of possible values for a given attribute। तो ये हमारे पास होता है डोमेन। What does a foreign key do in a relational database? फॉरेन की बेसिकली क्या करती है हमारे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, uniquely identifies a record within its own table, establishes a link between two tables,
कंटेन्स नल वैल्यूज ओनली डिफाइंस द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम। तो ये बेसिकली क्या करती है फॉर्म की, ये हमारे पास एक लिंक स्टैब्लिश कर देती है टू टेबल्स के दौरान, ठीक है, दरमियान, ठीक है। तो ये बी इज करेक्टेड आंसर। और व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन रिलेशनशिप। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, टू मिनिमाइज रेडुडेंसी एंड अवॉइड अपडेट अनोमलीज इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ये आप इसकी डेफिनेशन के तौर पर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बी इज करेक्टेड आंसर। इन रिलेशनल डाटा मॉडलिंग व्हाट इज एन एंटिटी। अब एंटिटी क्या होता है ये पहले भी हम जो है ना कवर कर चुके हैं, तो ये भी आप इसकी जो है ना एज ए डेफिनेशन इसको याद कर सकते हैं। अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट दैट कैन हैव डाटा स्टोर्ड अबाउट इट, ठीक है। तो बी इज करेक्टेड आंसर, इज कॉल्ड एंटिटी, ठीक हो गया। Which operation combines records from two tables by matching values in common columns? तो ये होता है हमारे पास ज्वाइन, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है ना एमसीक्यूज वो किधरे आसान ही है, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट थे वो पहले 9 से 10 लेक्चर्स में आपसे मैंने कवर करवा दिए। In the relational data model, what term is used to refer to a table? In relational data model, what term is used to refer to a table? कौन सी जो है ना हमारे पास जो यहाँ पर टर्म यूज होती है, यूज टू रेफर टू ए टेबल के, जो हमने रेफर करनी हो टेबल को, तो वो होती है रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट, विच रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन इज यूज टू प्रोजेक्ट ए सबसेट ऑफ कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। तो ये होता है हमारे पास प्रोजेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 15 डेटाबेस एंड मैथ रिलेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने जो है ना ध्यान से देखना है इस लेक्चर को। इसके अंदर मैथ रिलेशंस के बारे में भी जो है ना हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डज द डिग्री ऑफ ए रिलेशन रेफर टू इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल, number of columns in a table, number of tables in a database, number of keys in a table। सो बेसिकली ये जो डिग्री होती है इसको किस तरह से हम रेफर करते हैं, ये इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी कुछ यूं है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, अगर हमारे पास एक टेबल है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना उनको बेसिकली उसकी डिग्री हम कहेंगे, ठीक है। इन रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ईच एट्रीब्यूट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है फॉर ईच एट्रीब्यूट जो हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर। इट मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल टपल्स, इट रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक डाटा टाइप फॉर द कॉलम, इट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, इट डिफाइंस द प्राइमरी की फॉर द टेबल। तो ये बेसिकली होता है इट रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक डाटा टाइप ऑफ द कॉलम, कि हम एक कॉलम की एक डाटा टाइप जो है ना वो असाइन कर देते हैं स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्पेसिफिक डाटा टाइप ये उसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रोज फ्रॉम टू टेबल्स। करेक्टेड आंसर इसका जो है वो हमारे पास है इसका सी। तो ये हमारे पास करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास वो देखें जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस इन ए रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है ना, कौन सा जो करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं होता ऑफ रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस, तो वो देखें ज़रा। वो है हमारे पास ऑर्डरिंग ऑफ रोज। कि ऑर्डरिंग ऑफ रोज जो है ना वो बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू इन ए रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमारे पास एमसीक्यू ऑप्शन हैं। आ रिकॉर्ड इन ए टेबल, अ कॉलम इन ए टेबल, अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, अ प्राइमरी की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अ कॉलम इन ए टेबल। ठीक है ना। व्हाट डज द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू इन ए रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, इसका मतलब है हम कॉलम अ कॉलम इन ए टेबल, एक कॉलम जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं टेबल के अंदर। ठीक है। तो
क्योंकि देखे ना, जब जब हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, लेट्स से एट्रीब्यूट है हमारे पास नेम, पर्सन के नेम का, तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे ना कि डिफरेंट नेम्स उसमें आएंगे, फर्स्ट पर्सन का नेम, सेकंड का नेम, थर्ड का नेम, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन रिलेशनल अलजेब्रा व्हाट डज द सिलेक्ट ऑपरेशन डू। सिलेक्ट ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल, filter rows based on given condition, combines data from two tables, groups rows based on an attribute। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये फिल्टर करता है डिफरेंट रोज को बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन के, जो हम कंडीशन वहां पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बी इसका करेक्टेड आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज फाउंडेशनल टू द रिलेशनल डाटा मॉडल। विच मैथमेटिकल कंसेप्ट, तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर हम फाउंडेशनल रोल प्ले करता है जो है रिलेशनल डाटा मॉडल में, तो वो है हमारे पास बेसिकली सेट थ्योरी, ठीक है, और ज्वाइंस वगैरह। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई टपल्स। तो वो क्या है हमारे पास प्राइमरी की, कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई टपल्स। तो प्राइमरी की है हमारे पास इसका करेक्टेड आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास है इन रिलेशन द ऑर्डरिंग ऑफ विच एलिमेंट इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। कौन सा जो है ना ऑर्डर जो है ना इन रिलेशन द ऑर्डरिंग ऑफ विच एलिमेंट इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, कौन सा सिग्निफिकेंट ऑर्डर जो है ना हमें सिग्निफिकेंट होता है, बेसिकली वो है हमारे पास कॉलम्स। तो 20 का करेक्टेड आंसर है। व्हाट डज द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस यूनियन डू, कि जो यूनियन होता है अलजेब्रा का ऑपरेशन, वो बेसिकली क्या करता है, सिलेक्ट ऑल टपल्स दैट आर इन ईदर ऑफ टू रोज, टू रिलेशंस। तो ये हमारे पास ए ही इसका करेक्ट आंसर है, सिलेक्ट ऑल टपल्स दैट आर इन ईदर ऑफ टू रोज, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 16, मैपिंग रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनल अलजेब्रा। यहाँ पर हम बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज की बेनिफिट ऑफ मैपिंग रिलेशनशिप्स इन ए डेटाबेस, कि हम जो मैपिंग परफॉर्म करते हैं रिलेशनशिप्स डेटाबेस के अंदर, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, रिड्यूसेस द साइज ऑफ द डेटाबेस, इंश्योर्स डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये बेसिकली हमारे पास इंश्योर करने के लिए कि डाटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी क्या हमारी सही से है या नहीं, कि मतलब डाटा हमारा जैसा हमें चाहिए वैसा ही प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। विच रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन इज यूज टू रिट्राइव रोज फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये क्या है हमारे पास इसका सिलेक्ट, कौन सा ऑपरेशन है जो यूज्ड हम करते हैं, रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है कि हमने रिट्राइव करना है डाटा, वहां से शो करवाना है रोज फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन, सिलेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारे पास है बेसिकली एमसीक्यूज, वो देखें ज़रा। इन रिलेशनल अलजेब्रा विच ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन डाटा फ्रॉम टू रिलेशंस इनटू ए सिंगल रिलेशन। जब हमने बेसिकली करना क्या हो, कंबाइन करना हो टू टेबल से, मतलब कि ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन डाटा फ्रॉम टू रिलेशंस, कि हमारे पास टू रिलेशनशिप्स हैं, उनमें से डाटा को कंबाइन करना हो इन ए सिंगल रिलेशन, एक रिलेशन के अंदर। वही मतलब कि एक मतलब दो हमारे पास टेबल्स अवेलेबल हो, तो उनमें से हम एक सिंगल रिलेशन बना के तो उसको शो ऑफ करवाना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को उसको कहते हैं ज्वाइन, ठीक है। डी इज करेक्टेड आंसर, ये आपने माइंड में रखना है। व्हेन मैपिंग इज वन टू मैनी रिलेशनशिप इज इन ए रिलेशनल डेटाबेस वेयर इज द फॉरेन की प्लेस। तो फॉरेन की हम कहाँ पर जो है ना प्लेस करते हैं, अगर हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो, तो जाहिर सी बात है इन टेबल इन द टेबल रिप्रेजेंटिंग द मैनी साइड ऑफ रिलेशनशिप, क्या जो हमारे पास मैनी साइड होगी उसकी साइड पर ही हम जो है ना इसको बेसिकली प्रोवाइड करेंगे फॉरेन की। ये हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर है, इन द टेबल रिप्रेजेंटिंग द मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक हो गया। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग ए नेचुरल ज्वाइन ऑन टू टेबल्स इन रिलेशनल अलजेब्रा।
तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनियन ऑफ ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ टेबल्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ टेबल्स, और a relation that combines tuples based on common attributes, a projection of specific attributes from both tables। तो ये इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा यूनियन ऑफ, सॉरी, इसका हमारे पास सी जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा, रिलेशन दैट कंबाइंस टपल्स बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स। ठीक हो गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं। विच रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट, कि कौन सा ऑपरेशन जो है ना वो डुप्लीकेट जो है ना रोज को एलिमिनेट कर देता है, ड्रॉप कर देता है बेसिकली, तो वो होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन जो है ना वो ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन मैपिंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, हाउ इज द रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल डेटाबेस। तो ये क्या है हमारे पास, इसका करेक्टेड आंसर है हमारे पास बाय क्रिएटिंग ए न्यू टेबल टू रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, के कार्टेशियन प्रोडक्ट का पर्पस क्या होता है बेसिकली हमारे पास ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन ए कंडीशन, टू कंबाइन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल्स, और टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम ए टेबल, टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। तो इसके लिए हम करते हैं टू कंबाइन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल्स। हमारे पास दो टेबल्स हैं, उसमें से जो ऑल पॉसिबल कंबाइन ऑल पॉसिबल पेयर्स, जो पेयर्स हो सकते हैं ना, वो बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा, के कौन सा जो है ना बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हमारे पास बी है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स ऑपरेशन टू मैनिपुलेट एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम रिलेशंस, कि हमारे पास रिलेशंस में से बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा का बेनिफिट ये है कि हम उसके थ्रू, उसके ऑपरेशंस के थ्रू जो है ना मैनिपुलेट कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं डाटा को। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इन मैपिंग एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ई आर डी टू ए रिलेशनल स्कीमा, व्हाट डज ईच एंटिटी टाइप बिकम। तो आ रिलेशन टेबल। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 17, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। तो प्राइमरी गोल क्या होता है बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन का। तो इसका प्राइमरी जो गोल होता है वो ये होता है, टू मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव द डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है ना, तो ये डाटा इंटीग्रिटी को रिमूव कर, सॉरी, इम्प्रूव करता है और मिनिमाइज करता है डाटा रिडंडेंसी को। ठीक है, डाटा डुप्लीकेट होने से बेसिकली ये हमें मिनिमाइज कर देता है और इम्प्रूव करता है डाटा इंटीग्रिटी को, कि वो यूनिक लेवल पे ही जो है ना वो हमारे पास आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, जब हम बेसिकली सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं या कोई ऑपरेशन वगैरह डेटाबेस पर लगाते हैं। विच नॉर्मल फॉर्म, एन एफ का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म इंश्योर्स दैट ए टेबल इज फ्री फ्रॉम इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन अनोमलीज। तो ये होता है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म। What is the process of decomposing a relation into two or more relations to remove redundancy called denormalization। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, in which normal form must a relation be if it is in first normal form and all known key attributes are functionally dependent on the primary key। तो ये होता है हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये आपने कुछ एमसीक्यूज माइंड में रख लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अनोमली एड्रेस्ड बाय डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो ये होता है एग्रीगेशन अनोमली। इन रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन व्हाट डज ए कंपोजिट की कंसिस्ट ऑफ। तो ये हमारे पास होता है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। विच नॉर्मल फॉर्म इज अचीव्ड व्हेन ए रिलेशन इज फ्री फ्रॉम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, के जब हम हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती, व्हेन रिलेशन इज फ्री फ्रॉम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड नॉर्मल फॉर्म इज अचीव्ड व्हेन। तो हमारे पास कौन नॉर्मल फॉर्म है जो हम अचीव करते हैं व्हेन रिलेशन इज फ्री। तो फ्री होता है तो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF? तो इस का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू फर्दर नॉर्मलाइज थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को भी फर्दर जो है ना नॉर्मलाइज करते हैं तो उसको हम BSNF कहते हैं। ठीक है। Which of the following is a benefit of a well designed relational database? ठीक है ना, कौन सा बेनिफिट होता है? सिंप्लीफाइड डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, ये हमारे पास है बेसिकली बी। Which normal form NF is primarily concerned with the elimination of partial dependencies? तो वो होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 18 और ये हमारे पास बेसिकली है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम हमारे पास कुछ SQL क्यूरीज के बारे में हम जानेंगे। और ये क्यूरीज के बारे में काफ़ी दफ़ा MCQs पूछे जा चुके हैं हमारे मिड टर्म के अंदर, और पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है ना। विच SQL कीवर्ड इज यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस? के जब हम रिट्राइव करना हो डाटा डाटाबेस में से तो हम क्या करते हैं, तो कौन सा जो है ना कीवर्ड यूज करते हैं, तो वो सिलेक्ट करते हैं। तो वो बेसिकली जितना हम डाटा जो कंडीशन देते हैं ना तो वो उतनी सिलेक्ट करके हमें शो ऑफ करवा देता है। ठीक है। तो हमारे पास ए इसका जो है ना करेक्टेड आंसर है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वेयर क्लास इन SQL? वेयर क्लास बेसिकली उसका पर्पज क्या होता है? टू स्पेसिफाई द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन। तो ये फिल्टर करती है रिकॉर्ड्स को बेस्ड ऑन ए कंडीशन। जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पर जो हम कंडीशन लगाते हैं, सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये फिल्टर करके दे देती है। ठीक है। इन SQL which keyword is used to eliminate duplicate rows in the result set? जब हमने एलिमिनेट करना हो डुप्लीकेट रोज को तो कौन सा कीवर्ड हम यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, बेसिकली डिस्टिंक्ट जो है ना कीवर्ड हम यूज में लाते हैं। विच SQL क्लास इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ ए क्यूरी? तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर बाय। व्हाट डज द ग्रुप बाय क्लास डू इन SQL? ये जो हम ग्रुप बाय क्लास यूज करते हैं इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है? ये क्या करता है बेसिकली? इट फिल्टर रोज बेस्ड ऑन कंडीशन, इट सॉर्ट्स रोज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम। तो ये बेसिकली नेक्स्ट डी भी देख लेते हैं। इट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू आर मोर टेबल्स। तो ये सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये बेसिकली क्या करता है? इट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम्स। जो हमने स्पेसिफाई किए होते हैं कॉलम्स, उनके अंदर जो सेम रोज होती हैं उनको ग्रुप कर देता है। ठीक है। Which of the following SQL statement is used to insert new data into a table? जब हमने कोई इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट इनटू का जो है ना वो यूज करते हैं। ठीक है। बी इज करेक्टेड आंसर। व्हाट डज दी हैविंग क्लास डू इन SQL? जो हमारे पास हैविंग क्लास होती है वो क्या करती है बेसिकली? इसके अंदर SQL के अंदर फिल्टर ग्रुप्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन आफ्टर ग्रुपिंग, फिल्टर इंडिविजुअल रोज बिफोर ग्रुपिंग, ऑर्डर्स द रिजल्ट सेट, लिमिट्स द नंबर ऑफ रोज रिटर्न। तो ये हमारे पास ए इसका करेक्ट आंसर है, फिल्टर ग्रुप बेस्ड ऑन ए कंडीशन आफ्टर ग्रुपिंग। ठीक है ना। तो हैविंग जो है ना क्लास डू, ये क्या करती है? फिल्टर करती है ग्रुप्स, फिल्टर ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स को जो है ना फिल्टर करती है बेस्ड ऑन ए कंडीशन। जो हम कंडीशन बेसिकली सेट करते हैं आफ्टर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करने के बाद। ठीक है। इन SQL व्हाट इज ए ज्वाइन ऑपरेशन यूज? जो हम ज्वाइन ऑपरेशन बेसिकली यूज करते हैं वो करता क्या है हमारे पास SQL के अंदर? टू सेलेक्ट स्पेसिफिक रोज फ्रॉम ए टेबल, to insert data into a table, to combine rows from two or more tables based on a related column। तो ये हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर है, टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। हमारे पास टू और मोर टेबल्स अगर प्रोवाइडेड हों तो इसके अंदर ये कंबाइन करता है डिफरेंट रोज को बेस्ड ऑन ए रिलेटेड कॉलम, जो हमारे पास बेस्ड करता है रिलेटेड कॉलम के। ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच SQL फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन ए रिजल्ट सेट? कौन सी SQL फंक्शन जो है ना वो हम यूज करते हैं काउंट द नंबर ऑफ रोज? जो हमारे पास नंबर रोज होती हैं रिजल्ट सेट के अंदर उसको काउंट करने के लिए। तो वो होता है काउंट। काउंट और स्टेरिक बेसिकली हम यूज करते हैं। ए इज करेक्टेड आंसर।
व्हाट डज द एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट डू। ये जो डिलीट स्टेटमेंट होती है ये बेसिकली क्या करती है, ठीक है ना। हमारे पास जो है बेसिकली डिलीट करने के लिए, व्हाट डज द एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट डू, डिलीट्स ए टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, डिलीट्स स्पेसिफिक रोज फ्रॉम ए टेबल, डिलीट्स कॉलम फ्रॉम ए टेबल। तो डिलीट्स डेटाबेस फ्रॉम द सिस्टम, ये डिलीट जो ऑपरेशन है ना हमारे पास, ये जो फुल्ली हमारे पास डेटाबेस है ना उसको ड्रॉप करने के लिए हम यूज में लाते हैं, ठीक है। डीज सॉरी, डिलीट स्पेसिफिक रोज फ्रॉम ए टेबल, ये हमारे पास डिलीट करता है स्पेसिफिक रोज को, ठीक है ना, डिलीट ऑपरेशन। तो जो होती है हमारे पास ड्रॉप करने के लिए डेटाबेस को, फुली डेटाबेस को जब हमने डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे जो है ना कंसेप्ट क्लियर करवाए आपके। और फ्रेंड्स आपसे मेरी लास्ट पे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जहाँ पर मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। और यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बेसिकली जो फर्दर हमारे पास क्यूरीज हैं ना, वो उसकी चीट शीट जो होती है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो आप इसको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी तैयारी इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप कम से कम फेल नहीं होते अपने जो है ना सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको चीट शीट भी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेसिकली ये चीट शीट भी जो है ना क्यूरीज की वो ऐड कर दिया, तो इसको आप जो है ना रीड आउट कर सकते हैं और काफ़ी सारे जो है ना अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।